अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कहानियन में आप सबको खुश आमदीद। लिसनर्स, आज मैं एक कंप्लीट नॉवेल के साथ हाजिर खिदमत हूँ जिसका नाम है रुते वसाल की। चलिए चलते हैं नॉवेल की जानिब। उस खूबसूरत से वॉल क्लॉक में रात के 12:30 बज रहे थे। उसने एक बार फिर जमाई रोकते मुंह पे हाथ रखा। फूफो कह रही थी देहात के लोग जल्दी सोते हैं, अगर ये जल्दी है तो उनकी देर कैसी होगी। वो सोए जागे जहन से सोच रही थी। वैसे तो उसे यहाँ बैठे ज्यादा देर नहीं हुई थी, मगर फिर भी हर लम्हा उस पर बोझ बनता जा रहा था। थकन थी कि वजूद के साथ जहनो दिल पर भी हावी हो रही थी। शहर से इस दूर दराज गांव तक का सफर चाहे लग्जरी एसी कार में हुआ हो, उसके लिए बेहद सब्र आजमा और मायूस कुन था। पूरे रास्ते वो सर झुकाए बैठी रही थी, मगर कच्ची सड़कों पर उछलती हचकोले लेती गाड़ी ने फुप्पो के किए सारे दावे गलत साबित कर दिए थे। अरे वहां आके देखो तो पता लगे, वो अब 10 साला पुराना गांव नहीं रहा है। लाहौर से बढ़ के सहूलियात आ गई हैं वहां। सड़कें बन गई हैं, गैस, बिजली, मोबाइल के टावर, और अब वो उस नीम पक्के घर के कमरे में बैठी थी। कमरा बड़ा था, मगर बेहद खूबसूरत और दीदा ज़ेब फर्नीचर उसके कमरे में ऐसे ही लग रहा था जैसे कोई हसीन नाजुक अंदाम शहजादी अपनी शाही ख्वाबगाह छोड़कर किसी झोंपड़ी में आ बसी हो। उसने हाथ से भारी भरकम दुपट्टा पीछे किया और थकी हुई गर्दन जरा उठाई। उफ, अटैच बाथरूम भी नहीं, मैं चेंज कैसे करूंगी। पहली बार कमरे का जायजा लेते हुए उस सोच ने उसकी सिट्टी गुम कर दी। दिल में शिकवा उभरा, आंखें भर आईं। फिक्र मत करना बरीरा, तुम्हारा कमरा तो पूरे घर में सबसे अच्छा है। मोहिब ने खुद रंगो रोगन करवाया है, अपनी निगरानी में खुद ही सब सजाया है, किसी और पर नहीं छोड़ा। पुप्पो ने माइयों से एक दिन पहले उसका खूबसूरत कमरा देखकर तसल्ली दी थी। अरे अब तो देहातों में भी लोग कमरों के अंदर गुसल खाने बनाने लगे हैं। शहर की हवा लग गई है सबको, और मुहिब का क्या मुझसे छुपा है। वो तो खुद एक अरसा लाहौर में रह कर गया है। वो ये बातें नहीं समझेगा तो और कौन समझेगा। उसने एक नजर दीवारों पर डाली और उसका दिल डूब गया। दीवारों पर रंगों से मखसूस देहाती तर्ज के फूल बूटे और नक्शो निगार बनाए गए थे। कागजी फूलों की तो वो धूम मची थी कि लग रहा था अभी कोई बच्चा निकलकर सालगिरह का केक काटने लगेगा। सामने की दीवार पर बना अजीमुशान दिल, और दिल के अंदर लिखा M और B। ये हुजला उरूसी था या फिर किसी नाकाम फनकार का इंतकामी शाहकार। आंसू उसकी पलकों से छलके। कल वो लोग आएंगे और ये सब देखकर मजाक ना उड़ाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो ये सोचकर ही तड़प गई। उसके जहन में उस शख्स के हवाले से सारे खुशकुन ख्यालात एक लम्हे में भाप बनकर उड़ गए थे। क्या होता अगर वो भी सर पर नगों से सजा कुला सजाए, पैरों में चमचमाते खुद से पहने और रंग बिरंगे कागजी फूलों के सहरे और गले में नोटों की मालाएं डाले उसके पास आता। तस्वीरों की बात और थी, मगर ये एक और सितम जरीफी थी कि आज उसे अपने दूल्हा की एक झलक भी नजर नहीं आई थी। मर्दों और खवातीन का इंतजाम अलग अलग था, और जब उसकी खाला, चची और दीगर रिश्तेदार खवातीन ने दूल्हा को दुल्हन के साथ बिठाने की बात की तो उसके ससुर साहब को रुखसती की जल्दी होने लगी। रात सर पर थी, सफर लंबा था, और वो गैर जरूरी रस्मों में वक्त जाया करने के मुताहमिल नहीं हो सकते थे। नतीजा ये हुआ कि वो ही क्या, खानदान की दीगर खवातीन भी दूल्हा के दीदार से महरूम दिल महसूस कर रह गईं, और फुप्पो ने अब तक जितनी भी बातें की थीं वो सब झूठ साबित हुई थीं। तो अब मुहिब के लिए की गई तारीफों पर उसे कैसे यकीन आता। उसे अभी से लगने लगा था जैसे उसके साथ धोखा हुआ हो, खुला धोखा। मायूसी का गलबा इतना शदीद था कि उसने बिना ये सोचे कि ये क्या वक्त है और वो कहाँ बैठी है, पाउच से अपना मोबाइल निकाला और उसी वक्त रहमा को कॉल मिलाई। उसने कॉल रिसीव करने में एक लम्हा भी नहीं लगाया। वो लोग अभी जाग रहे थे, और कुछ घंटों पहले रुखसत हुई दुल्हन के फोन ने उसके दिल में सैकड़ों अंदेशों को जन्म दिया था। बरीरा, क्या हुआ, सब खैरियत तो है? उसकी मथोश और परेशान आवाज ने जैसे जल्दी पर तेल का काम किया था। खैरियत? ये तुम फुप्पो से पूछो, क्या बिगाड़ा था मैंने उनका जो उन्होंने मुझसे यूं दुश्मनी निकाली है। वो फट पड़ी। या अल्लाह, मुझे हौल उठ रहे हैं, बताओ तो सही क्या हुआ है।
रहमा को कजन्स के बीच में से उठकर बालकनी में पनाह लेनी पड़ी। मैं गांव में शादी नहीं करना चाहती थी, मगर फूफो ने मुझे कैसे सब स्पार्क दिखाए, जैसे मैं दुल्हन नहीं, किसी रॉयल प्रोजेक्ट की इन्वेस्टर हूँ। गाँव अब ऐसा हो गया है, गाँव अब वैसा हो गया है, तुम्हारा घर ऐसा है, तुम्हारा कमरा ऐसा है, तुम्हें आकर मेरा कमरा देखना चाहिए था रहमा। बिना रुके वो बोलती जा रही थी। क्या हुआ है तुम्हारे कमरे को? रहमा चकराई थी। कमरा कम और किसी सर्कस का ट्रायल शो ज्यादा लग रहा है, और मैं जोकर लग रही हूँ इस कमरे में बैठी हुई। वो तड़खी। हद ही हो गई बरीरा, मैं भी सोचूं पता नहीं क्या कयामत टूट पड़ी है, और इधर तुम अपने कमरे की सजावट को लेके रो रही हो। तुम इतनी बचकाना सोच की तो ना थी। रहमा को गुस्से के साथ हैरत और मायूसी हुई थी। मैं कमरे की सजावट पर नहीं रो रही। उसने एक तवील सांस लेकर खुद पर काबू पाने की कोशिश की। मैं इस कमरे को सजाने वाले को सोच के रो रही हूँ। फूफो ने कहा था ये कमरा उसने सजाया है। तुम ही सोचो, अगर उसकी पसंद और शौक का ये आलम है तो वो खुद कैसा होगा। कौन सा पेंडू बरामद होने वाला है फूफो की तारीफों की चमकती दमकती जंबील से। वो इतनी बदतमीज तो न थी, मगर आज तो हद हो गई थी। मेरे साथ गलत हुआ है रहमा। रहमा को वाकई परेशानी होने लगी। खुदा के लिए बरीरा, कोई सुन ना ले, चुप कर जाओ, मोबाइल रखो और बैठ जाओ आराम। उसकी बात मुंह में ही रह गई। बरीरा ने फोन काट दिया था। दरवाजे पर आहट हुई थी। मोबाइल पाउच में रखने का वक्त ही नहीं मिला। उसे गोद में दुपट्टे के नीचे छुपाया और सर झुका लिया। भारी लहजे में सलाम हुआ था। उसने मुंह ही मुंह में बुदबुदा के जवाब दिया। वो उसका करीब आना महसूस कर रही थी। सलाम का जवाब फर्ज है। पेंडू जरूर हूँ, लेकिन मुसलमान भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सलामती भेज सकती हैं मुझ पे। बड़े ही खूबसूरत और शाइस्ता लहजे में तंज किया था उसने। बरीरा साकित सी हो गई। करंट सा दौड़ा था उसके रगोपे में। उसने बातें सुन ली थी यकीनन। ओह खुदाया, उसे पसीना आया था। उसने बैठने की जहमत किए बगैर हाथ बढ़ाकर उसकी ठोड़ी उठाई थी। इधर देखिए, घबराइए मत। आपके लिए हत्तुल इम्कान कोशिश की है खुद को शहरी रंग में ढालने की। सुरमा नहीं लगाया आज, वरना सुरमे के साथ तो मेरी आंखों का वो जादू चलता है कि बस। सहरा भी बाहर ही छोड़कर आया हूँ। नोटों वाले हार भी बच्चों में बांट दिए। लहजे में काट नहीं नरमी थी, मगर उसके अल्फाज बरीरा को जमीन में धंसाने के लिए काफी थे। ये कैसा दूल्हा है, पहली रात ही अपनी दुल्हन पर तंज के तीर बरसा रहा है। उसने सोचा और भूल ही गई कि कुछ देर पहले वो, यानी पहली रात की दुल्हन, उसके बारे में किन ख्यालात का इजहार कर रही थी। शदीद नाराजगी और नागवारी से उसने पलकें उठाई और कई सेकंड्स पलकें तक नहीं झपक पाई। तांबे की सी रंगत पर तराशीदा नकूश और बेहद गहरी सुरमई आंखें, जैसे सावन से पहले की घटाएं। किसी मर्द के चेहरे पर उसने इतनी खूबसूरत आंखें आज तक नहीं देखी थी। कुछ था जो उसे अंदर तक छू गया था, और फिर जिन निगाहों से वो उसे देख रहा था, बेइख्तियार उसका हाथ हटाते हुए वो आंखों पर पलकों की चिलमन गिरा गई थी। हाँ, तो वो भी जल्द ही इस कैफियत से निकलते हुए तकिया लेकर उसके सामने बैठा। मुझे अफसोस है उस धोखे का जो आपके साथ हुआ। वो बज़ाहिर संजीदा था, मगर बरीरा उसके लहजे में खफीफ सी लताफत महसूस कर सकती थी। कसम से मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था कि मेरी चची साहबा ने आपको मेरे या इस घर के हवाले से सब स्पाख दिखाए हैं, या ख्वाबो ख्याल की कोई हॉलीवुड मूवी दिखाई है। असल में चची जान का बस चले तो वो देहाती झोपड़ी को भी व्हाइट हाउस साबित कर दें। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि वो हमारे घर को जदीद दौर की हवेली मौसूम कर चुकी हैं, तो मैं खुद आपको वीडियो कॉल पे दिखा देता। तब फैसला आपका होता। कहते हुए उसने जरा मुस्कुराकर थोड़ी सहलाई। बरीरा हैरान थी। लग ही नहीं रहा था कि उसने कुछ देर पहले रहमा से हो रही उसकी गुफ्तगू सुनी है। उसे बुरा नहीं लगा था। बुरा लगना तो दूर, वो तो वजाहतें दे रहा था, नरम लतीफ और दोस्ताना अंदाज में। खैर, अब भी फैसला आपका है। मजीद आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। मेरी तरफ से तो बिल्कुल नहीं। वो उसकी बात का असल मतलब समझकर सर मजीद झुका गई थी। और ये कमरा, उसने चारों जानिब निगाह दौड़ाई। मेरी निगरानी में तैयार होता तो इससे बदतर होता। वो मुस्कुराया। प्लान तो यही था, मगर फिर मुझे किसी काम से लाहौर जाना पड़ा। वापस आया तो मेरे यारों ने मुझे ही सरप्राइज दे दिया था। मुझे उनका दिल तोड़ना मुनासिब नहीं लगा,
बरीरा ने बेचैनी से पहलू बदला। उस लम्हे उसे शिद्दत से एहसास हो रहा था उसने वाकई बचकानापन की इंतहा कर दी थी। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो वसाहत दे, माजरत करे या शर्मिंदगी का इजहार। खैर, आप थक गई होंगी, सफर लंबा था, चाहे तो चेंज कर लें, बाथरूम उस तरफ है। उसने बाकायदा हाथ के इशारे से सिम्पी दिखाई। बरीरा ने बेहद हैरान होकर उस तरफ देखा और उस पर जैसे घड़ों पानी पड़ गया। वो क्यों नहीं देख पाई थी वो दरवाजा जो कमरे के साथ ही था? तब शायद कमरे के खुले दरवाजे के पीछे छुप गया था और अब कमरे का दरवाजा बंद था तो वो जैसे उसका मुंह चढ़ाते हुए सामने था। अपने अंदर की शर्मिंदगी और हिचकिचाहट पर पर्दा डालते हुए उसने आहिस्ता से दुपट्टा पीछे किया और उठने की कोशिश की। वो उसे गौर से देख रहा था, अपनी बोलती गहरी आंखों में मचलती अजीब सी शरारत लिए। कुछ उसकी मौजूदगी और कुछ उसकी नजरें। वो भूल ही गई मोबाइल गोद में रखा है। उसके उठते ही वो फिसल कर नीचे गिरा था। अरे, वो बेख्तियार सीधा हो बैठा, झुक कर मोबाइल उठाया, फिर मुस्कुराती नजरों से उसकी तरफ देखा। बच गया आपका लाइव कनेक्शन। एक और तंज। बरीरा का चेहरा सुर्ख पड़ा। कोई बात नहीं, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, वो दिल ही दिल में खुद को समझा रही थी। अभी नहीं तो बाद में वजाहत दी जा सकती है, शायद कल ही। और वैसे भी जिस अंदाज में वो बात कर रहा था, उसके लहजे की नरमी, आंखों की चमक और लफ्जों की बेसाख्तगी साफ बता रही थी कि वो कोई सख्त मिजाज, खड़ूस तबीयत शख्स नहीं जिसके सामने बोलते हुए जबान लड़खड़ाए और हलक सूखने लगे। शायद उनके दरमियान रिवायती तकल्लुफात की दीवार गिरने में भी ज्यादा वक्त न लगे। सीने में दबी गहरी सांस खारिज करके वो नजरें चुरा कर ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ी थी और दुपट्टे से पिने निकालने लगी थी। आज की रात यूं गुजरेगी उसने सोचा नहीं था। वो अपने बाबा की सबसे लाडली और प्यारी बेटी थी, फिर उसे पहली औलाद होने का एहसास भी हासिल था। इसीलिए 2 साल बाद रहमा की पैदाइश ने भी उसकी अहमियत में कोई कमी नहीं होने दी थी। उसे अपनी कदर कीमत का एहसास तो था, मगर वो बिगड़ी नहीं थी, बल्कि निहायत कम उम्री में माँ की वफात के बाद उसने बेहद जिम्मेदारी और खुश असलूबी से घर संभाल लिया था। अपनी खूबसूरती, तालीम और सुखड़ापे के बायस वो खानदान में कई काबिल बेटों की माओं की पसंद बन चुकी थी, मगर सबसे ज्यादा हक खाला जताती थी। ताहा फिलहाल बेरोजगार था, मगर वो कई बार ढके छुपे अल्फाज में जता चुकी थी कि उसकी जॉब लगते ही वो सबसे पहला काम एहतिशाम भाई से बरीरा का हाथ मांगने का करेंगी। अगर उनकी बहन जिंदा होती तो वो बहुत पहले उनसे ये यकीन दहानी करा चुकी होती, मगर बहनोई की बात जरा मुख्तलिफ थी और उन्होंने ये साबित भी किया जब उनकी अपनी बहन बरीरा के लिए अपने जेठ के बेटे का रिश्ता लेकर आई। वो जमींदार लोग थे, देही रहन सहन था, मगर मुहिब से मिलने के बाद उन्हें वो इतना अच्छा लगा कि उन्होंने सारी बातें पसे पुश डाल दी। बरीरा को बिठाकर उसकी मर्जी जरूर पूछी थी और उसने सब कुछ उनकी पसंद पर छोड़ दिया। उनके इस फैसले से खाला तो नाराज हुई ही, मगर हर वक्त हंसी मजाक करने वाला ताहा भी उनके घर का रास्ता भूल गया और तभी उसे एहसास हुआ कि वो भी उसे पसंद करता था। मगर अब क्या हो सकता था? मुहिब के घर वालों को हाँ कर दी गई थी। उनके गांव के पस मंजर से बरीरा को कुछ तहफुजात तो थे, मगर उसके लिए फुप्पो मौजूद थी, हर बार एक नई तसल्ली के साथ उसका दिल और हौसला बढ़ाती। मुहिब की तारीफों के तो वो पुल बांधे थे कि बाज औकात उसे शक होता क्या वो इंसान है या फिर कोई अफसानवी किरदार, और इसीलिए शादी के दिन जब अचानक उस पर कई हकीकतें खुली तो वो खुद पर काबू नहीं रख पाई। मगर मुहिब के लिए गाए गए गुण बेजाना थे और इस बात का एहसास उसे पहली रात ही हो गया था। चची ने बताया तो था कि फुर्तीली और सुघड़ बरीरा असगरी का मॉडर्न वर्जन है, मगर मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि शादी के पहले दिन ही वो स्टूल पर चढ़कर अपने उरूसी कमरे के चाले उतारने लगेंगी। सोफे पर सोया मुहिब खटपट से जागा था। पहले तो उसने सोचा कि शायद ख्वाब में है या जिन भूत कमरा बदल बैठे हैं। उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। उसकी एक वजह कल रात सोफे पर बेआरामी की हालत में लेटना भी था। उस सजी हुई सेज पर सोना उसकी अना ने गवारा न किया और अब बिलाखिर उठकर जलती आंखों के साथ बरीरा को स्टूल पर चढ़े देखा। बिखरे बालों में उंगलियां फेरते हुए उसका ख्वाबीदा जहन समझने से कासिर था कि वो कर क्या रही है।
मैं जाले नहीं उतार रही, मैं ये दिल हटाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके तबसरे पर तपने के बावजूद बरीरा ने जवाब धीमे लहजे में दिया। पहले दिन की दुल्हन थी, रहमा की तरह उसे कोई दांत खट्टे करने वाला जवाब नहीं दे सकती थी। उसके होठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट दौड़ गई। ओह, दिल हटाने की कोशिश? फिर मसनूई संजीदगी के साथ सर हिलाया। क्यों भला, ये तो बहुत प्यारा दिल है। बीच में एम और बी भी कुंदा हैं। हमारी मुतवक्का इम्कानी मोहब्बत का खूबसूरत मजहर। बरीरा ने पलकें झपकाईं। उसे चंद लम्हे लगे थे इन लफ्जों का मतलब समझने में। क्या ये हमेशा ऐसे ही बात करता है? उसने झंझलाकर सोचा था। आज मेरे घर वाले आएंगे, मैं नहीं चाहती मेरी कजन्स ये देखकर मेरा मजाक बनाएं। कहते हुए उसने एम का पहला हिस्सा इस जोर से उखाड़ा कि उसके पैरों तले मौजूद ड्रेसिंग टेबल का स्टूल लरस गया। उसने घबराकर सहारे के लिए दीवार पर हाथ रखा। आराम से। कजन्स की हंसी से बचने की कोशिश में कहीं उनके रोने का सामान न कर दें। उसका तवाजुन बिगड़ते देखकर वो बेइख्तियार अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। मैं ठीक हूँ, वो खफत से बोली। उसकी तरफ पुश्त थी। वो उसकी पुश्त पर बिखरे लंबे बालों को देख रहा था जो भीगे हुए लग रहे थे। वैसे कल रात आप बहुत अच्छी लग रही थीं। मैं बता नहीं पाया, सर खुजाकर कहते हुए वो जरा फैल के टेक लगाते हुए फिर से बैठ गया। गहरी आंखों में कई कैफियतों की लहरें मचलीं। कल रात मतलब अब नहीं लग रही। वो खुश नहीं हुई। वो नहीं चाहती थी कि कल रात पार्लर के महंगे मेकअप में उसे देखने के बाद वो आज सुबह उसका सादा चेहरा देखे, और इसीलिए उसने सुबह ही सुबह काफी मेहनत की थी। हालांकि उसकी मोतिया की कलियों को शर्मादी रंगत को किसी गाजे की हाजत न थी, और उसकी नोकीली खमदार पलकों से सजी स्याह आंखें, जो एक बार देखता दिल वहीं गिरवी रखा था। फिर भी वो न जाने क्यों उसके सामने अजीब सी इनसिक्योरिटी का शिकार हो गई थी। मर्दों को इतना खूबसूरत नहीं होना चाहिए, बरीरा का दिली शिकवा यही था। वैसे क्या ख्याल है, ये दिल किसका होगा, मेरा या आपका? उसी लम्हे मुहिब की नर्मोशोख आवाज उभरी। बरीरा जरा रुकी, फिर खुद पर ही हंसी, धीमे से बड़बड़ाई। ये तो आपको अपने दोस्तों से पूछना चाहिए। वैसे मुझे तो गत्ते और चमक पट्टियों का लग रहा है। फिर मुड़कर उसकी तरफ देखा। मदद करेंगे? स्टूल पर खड़े होने के बावजूद वो बचे कुचे दिल के उस बाकी हिस्से तक नहीं पहुंच पा रही थी। वो काफी ऊपर था। आह, मदद मांग भी रही हैं तो दिल तोड़ने की? उसने एक मसनूई अफसरदा सी आह भरी। छोटी हैं आप। वो उठकर करीब आया था। छोटी? वो अंदर ही अंदर इस लफ्ज पर तड़प गई। मगर 6 फुट से निकलते कद के साथ वो उसके 5 फुट 4 इंच कद को छोटा कह रहा था तो गलती उसकी भी नहीं थी। वो स्टूल से उतरने लगी। एक हाथ दीवार पर रखे मगर पैर नीचे रखने की कोशिश में उसका तवाज़ुन बिगड़ा। मगर वो गिरती कैसे? वो पास ही तो खड़ा था। उसने लम्हा जाया किए बगैर उसे संभाल लिया। कहा था ना, ध्यान से। एक हाथ से उसकी कलाई पकड़ी थी और दूसरा उसकी पुश्त के भीगे बालों पर जम गया था। बरीरा के रुए रुए में सनसनाहट दौड़ गई। उस पर मस्सात, कानों के पास उसका भारी पुरहिद्दत लहजा। वो करंट खाकर उससे दूर हटी। चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट लिए उसने एक नजर अपनी हथेली को देखा जिस पर उसकी भीगी जुल्फों की नमी बिखरी थी। फिर उसका अधूरा काम करने को दीवार की सिमत बढ़ा था। वलीमे की तकरीब खुश असलूबी से होने के बाद उसने कुछ दिन के लिए मैके जाने की बात की अपनी जेठानी सीमी भाभी से। वो बड़ी सादा मिजाज और हंसमुख सी थी। उसकी बात पर मुतज़ब्ज़ब हो गई। मैं कुछ नहीं कहूंगी, पर यह बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा? क्या तुम्हारे यहाँ इतनी जल्दी जाते हैं मैके? उनका अंदाज तंजिया नहीं था। वो बेचारी सादा लहजे में सबसार कर रही थी। वो अलग बात कि बरीरा को उनके अल्फाज जरा चुभे। लम्हाती कशमकश की खामोशी के बाद उसने बेबसी से कंधे उचकाए। पता नहीं, उसने धीमे से कहा। ये मैं कैसे बता सकती हूँ, मेरी तो ये पहली शादी है। आखिरी बात उसने दिल में सोची। अच्छा छोड़, तू आपा से पूछ ले, उन्होंने जैसे पुचकारा। उसका ये आइडिया उन्हें खास पसंद नहीं आया। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि दुल्हन वलीमे के अगले दिन ही मैके के लिए निकल पड़े। अभी तो बहुत लोग हैं जो शादी में आ नहीं पाए, दुल्हन देखने आएंगे। क्या जवाब देंगे हम उन्हें? उसकी सास हयात नहीं थी मगर उसे अंदाजा हो गया था कि नजमा आपा वक्तन फवक्तन ये कमी पूरी करने आती रहेंगी।
ان کے سامنے تو وہ بھیگی بلی بن کے بیٹھی رہی، کمرے میں آ کر محب سے بات کرنی پڑی۔ اب وہی اس کی آخری امید تھا۔ لیکن کیوں؟ وہ حیران تھا۔ میری کچھ ضروری چیزیں رہ گئی ہیں وہاں، وہ دھیرے سے بولی۔ سچ تو یہ تھا کہ اسے گھر کی شدید یاد ستا رہی تھی، اپنا کمرہ، وہ خاموش بالکنی، اپنی کتابوں کی مہک۔ دیکھو، اب اگر آپا کی مرضی کے بغیر تمہیں لے کر جاؤں گا تو ابھی سے ہی مجھ پر زنمرید ہونے کا ٹھپا لگ جائے گا۔ اسے سمجھانے کی کوشش کی، اور ویسے بھی اب مجھے کہنے کے بجائے تب آپا کے سامنے بول دیتی۔ اگر میں انہیں کچھ کہتی تو آپ مجھے بدتمیز سمجھتے، بے دلی سے کہتے ہوئے وہ پلٹ کر بیڈ پر بیٹھی۔ سچ میں؟ محب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں، وہ چھنچھلا سی گئی۔ مجھے ان کے سامنے کچھ کہتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے اعتراف کیا۔ واہ، پھولن دیوی ڈرتی بھی ہیں۔ اس پر چوٹ کرتے ہوئے وہ آ کر اس کے برابر بیٹھا، شاید کچھ زیادہ قریب، کیونکہ وہ فوراً کھسک کر ادھر ہوئی۔ اس کی اس حرکت پر محب زیر لب مسکرایا۔ ٹھیک ہے، ابھی کے لیے صبر کر لو، پھر چلی جانا۔ محب کی نظریں چہرے کے اطراف میں بکھری اس کی بالوں کی لٹوں میں الجھنے لگیں۔ کب؟ اس نے گردن ذرا موڑ کر اس کی سمت دیکھا اور عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گئی اس کی خوبصورت آنکھوں کی مسکراہٹ دیکھ کر۔ جب آپا چلی جائیں گی، اس کے قرب کی مہک۔ وہ بے اختیار اس کے پاس سے اٹھا۔ لیکن کب؟ بتائیں تو۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی پر پوچھ نہیں پائی، اور محب مزید کمرے میں رکا نہیں۔ پتا ہے اس دن جب تم نے اتنی دیر رات فون کر کے وہ رونا دھونا مچایا تھا تو اس وقت ہم سب بیٹھے یہی ڈسکشن کر رہے تھے۔ وہ بالکنی میں جھانکتے چاند کو تکتی وہیں کارپٹ پر ٹانگے سمیٹے بیٹھی تھی۔ شادی سے پہلے یہ وقت اور مقام اس کا پسندیدہ تھا، جب رحمہ ٹرے میں چائے کے کپ لیے آئی۔ محب آپا کے جانے کے بعد اسے لے تو آیا تھا، مگر صرف 2 دن کے لیے۔ گاؤں میں ابھی ان کی دعوتیں چل رہی تھیں، اس لیے وہ زیادہ اعتراض نہیں کر پائی۔ کون سی؟ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سب لڑکے محب کی تعریف کر رہے تھے، بلکہ لڑکے کیا، بڑے بھی۔ ارحم بھائی، بڑے ماموں، محمود انکل، خالو جی۔ وہ چند لمحے کسی سوچ کے زیر اثر اسے دیکھتی رہی، پھر جھجک کر پوچھا، کیا طاہا آیا تھا؟ شادی میں تو آیا تھا، مگر گھر نہیں آیا۔ رحمہ نے اپنا کپ اٹھا کر چسکی بھری۔ مطلب اسے ہال ہی میں دیکھا گیا اور وہیں سے شاید گھر چلا گیا۔ خالہ کو فیصل بھائی لینے آئے تھے۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ بس ایسے ہی، اس نے کندھے اچکائے۔ وہ رشتہ ہونے کے بعد سے نہیں آیا تو مجھے لگا شادی پر بھی نہیں آئے گا۔ مجھے اس کے اس قدر ہرٹ ہونے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ تمہاری اس سے کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی، تمہارا اس سے رشتہ نہیں ہوا تھا۔ ہاں، مجھے خالہ کے لیے ضرور برا لگا، وہ ہم سے پیار کرتی ہیں اور یہ ان کی دلی خواہش تھی۔ اگر یہ طاہا کی بھی دلی خواہش تھی تو اسے تمہیں بتانا چاہیے تھا، یا مجھے ہی بتا دیتا۔ رحمہ بہت چڑی ہوئی لگ رہی تھی۔ طاہا کی بالخصوص اس سے بہت دوستی تھی اور اس کی خاموش ناراضی نے اسے کافی اپسٹ کر دیا تھا، مگر اسے بریرہ کے سامنے بھڑاس نکالنے کا موقع آج ملا۔ اچھا چھوڑو یہ ذکر، مجھے اس بارے میں اور بات نہیں کرنی۔ وہ بیزار سی ہوئی۔ اچھا اپنے ٹال، ڈارک اور ہینڈسم شوہر کے بارے میں بتاؤ، پوچھتے ہوئے رحمہ کے لہجے میں شرارت چھلکی۔ کیا بتاؤں؟ اس نے ابرو اٹھائے۔ اس دن تمہاری وہ باتیں سننے کے بعد انہوں نے تمہیں کچھ کہا تھا؟ وہ تھوڑا اور قریب ہوئی، جیسے بریرہ اسے یہ بات سرگوشی میں بتانے والی ہو۔ بریرہ ہنس پڑی۔ بہت کچھ کہا تھا، مگر ویسے نہیں جیسے تم سوچ رہی ہو۔ اس نے رحمہ کے کندھے پہ دباؤ ڈال کے اسے دھکیلا۔ مطلب وہ بھڑکا نہیں، ناراض نہیں ہوا، باتیں سنائیں، طنز بھی کیے، مگر ہلکے پھلکے انداز میں، جیسے گپ شپ لگا رہا ہو۔ وہ لمحات یاد کر کے اس کے ہونٹوں کے گوشوں سے مسکراہٹ پھوٹ پڑی تھی۔ کیوں نہیں؟ رحمہ کے لہجے میں حیرت تھی۔ میری وہ باتیں سننے کے بعد اسے لگا میں خوش نہیں ہوں تو وہ اضطراری کیفیت میں انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ اور اس کے بعد رحمہ سوالیہ نظروں سے اس کے چہرے کے آتے جاتے رنگ دیکھ رہی تھی۔ اس بار بریرہ نے بنا کچھ کہے صرف نفی میں سر ہلایا۔ رحمہ کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرے۔ حد ہے، غصے سے کہتے ہوئے اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کوئی اور بات کرو پلیز۔ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اب مجھ سے کوئی اور بات نہیں ہوگی۔ وہ خالی کپ ٹرے میں رکھ کر اٹھی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے اپنا موبائل اٹھا کر دیکھا۔
कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई मिस कॉल तक नहीं। नई नवेली दुल्हन मैके में और शौहर इतना लापरवाह। एक ठंडी आह भरते हुए उसने मोबाइल वापस टेबल पर रखा और उठ खड़ी हुई। तकरीबन 2 घंटे बाद मूवी के खत्म होने पर जब वो कमरे में आई तो न जाने किस उम्मीद के जेरे असर उसने मोबाइल उठाया और उसका दिल धड़क उठा। स्क्रीन पर उसके नाम की कई मिस कॉल्स जगमगा रही थीं और एक मैसेज। उसे खुद पर गुस्सा आया। उसने मोबाइल कमरे में छोड़ा ही क्यों? मैसेज खोलते हुए उसकी उंगलियों में लर्जिश सी उतर आई थी। वादा नहीं, बयान नहीं, गुफ्तगू नहीं। हैरान हूं ए खुदा, मुझे क्यों इंतजार है? बिना मुखातिब किए उसने उस एक शेर में ही अपनी दिली कैफियत बयान कर दी थी। बरीरा को अपने रुखसार दहकते महसूस हुए। लबों पर बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट आकर ठहर गई थी। वाह, बेचारी नई दुल्हन को आते ही काम पे लगा दिया। वो रहमा के साथ किचन में लंच की तैयारी कर रही थी। थोड़ी देर में मुहिब ने भी आ जाना था, मगर किचन के दरवाजे से आई ये आवाज ताहा की थी। उसने बेख्तियार पलट के देखा। दरवाजे से टेक लगाए वो मुस्कुराती नजरों से उसे ही देख रहा था। ब्लैक पैंट और कैमल कलर की शर्ट में मलबूस। ओहो, बड़े लोग आज कैसे इधर का रास्ता भूल गए। रहमा ने देखते ही उस पर चोट की, जबकि बरीरा खामोशी से उसे देख रही थी। बड़े लोगों को इत्तला मिली थी कि कजन साहबा आई हैं, तो सोचा चलकर कदम बोसी की जाए। ताहा ने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया। लहजा शरारती था। रहमा का मुंह बना। हाँ, सिर्फ यही आपकी कजन है। मैं तो आपकी खाला को कूड़े के ढेर पर मिली थी। वो हंस पड़ा उसकी बात पर। कैसे हो? बरीरा पूछ रही थी। मैं तो ठीक हूँ, और तुम? वो गहरी नजरों से उसका जायजा ले रहा था। रेशमी बालों को जूड़े में बांधने के बावजूद कई लटें चेहरे के अतराफ में बिखरी थीं। गर्दन और माथे पर पसीना जगमगा रहा था। एक कलाई में भर के चूड़ियां पहन रखी थीं। हाथों पे लगी मेहंदी के नक्श निगार भी अभी मधम नहीं हुए थे। अच्छी लग रही हो, ये आवाज ताहा के दिल से निकली थी। बरीरा की आंखों में लम्हे भर को हैरानी उभरी और फिर वो हंसी। पसीना पसीना हो रही हूँ और अच्छी लग रही हूँ? मुझे तो हर हाल में अच्छी लगती हो। वो जिस तरह बोला, बरीरा तो जुस्बुस हुई ही। रहमा ने कड़ाही में चम्मच जोर से पटका। मैडम, अब शादीशुदा हो गई हैं मिस्टर। फ्लर्ट से गुरेज कीजिए, वरना इनके शौहर को मौला जट बनने में देर नहीं लगेगी। फ्लर्ट कहाँ, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ। वो मासूमियत से बोला। चलो यहाँ से, गर्मी है बहुत। बरीरा ने दुपट्टे के पल्लू से पसीना पोंछते हुए उसे इशारा किया। हाँ, जाइए जाइए, खिदमतगार आपके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करती है। रहमा ने आवाज दी। हाँ, पानी नहीं, कोल्ड ड्रिंक, और चाय में चीनी कम, पत्ती ज्यादा, वरना टिप नहीं मिलेगी। ताहा ने जाते जाते उसे छेड़ा था। तो बताओ, कैसी है गांव की जिंदगी? लाउंज में बैठते ही वो सोफे के हत्थे पर उंगलियां बजाते हुए उससे मुखातिब हुआ। गहरी नजरें उस पर जमाए। अभी जिंदगी ठीक से शुरू कहाँ हुई है? उसने हाथ पीछे करके बालों को समेटा। मतलब अभी ओपले थोपने के काम पर नहीं लगाया, ना ही अपने रांझे के लिए खेतों में खाना ले जाने का तजर्बा हुआ। बरीरा उसे नाराजी से घूरने लगी। ताहा का अंदाज अगरचे संजीदा, मगर अल्फाज वाज़े तौर पर मजाक उड़ाने वाले थे। वो खेतों में काम नहीं करता और ना ही वहाँ ओपले थोपने या दूध धोने जैसे सीन हैं। पुप्पो ने सही कहा था, वहाँ भी सब नॉर्मल काम ही हैं, जैसे यहाँ हैं, और मैंने तो अभी वो भी शुरू नहीं किए। उसका लहजा दिफाई था। ठीक है, चिड़ो मत, मजाक कर रहा था। उसके गुस्से से महसूस हुआ। अपने शौहर नामदार के बारे में बताओ, कैसा है वो? ताहा के सवाल पर बरीरा की आंखों में बर्क सी कूदी थी और ताहा को अपने दिल पर गिरती महसूस हुई। तुमने उसे देखा है, तुम बताओ। एक मगरूर सी मुस्कुराहट लिए बरीरा ने उसका सवाल उसी को लौटा दिया। शक्ल की तो बात करूं तो मुझसे ज्यादा हैंडसम तो नहीं। उसने चेहरे पर हाथ फेरा। बरीरा हंस पड़ी। थोड़ी देर बाद रहमा कोल्ड ड्रिंक्स लाई तो वो उठकर नहाने के लिए अपने कमरे में चली आई थी। उसे मुहिब के आने से पहले तैयार होना था। वो पूरा रास्ता खामोशी से ड्राइविंग करता रहा। इस तवील सफर में उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा था। उसके वजीह चेहरे पर छाई ये गंभीर खामोशी इतनी अजीब लग रही थी कि उसका दिल घबरा उठा। वो तो इन चंद दिनों में ही उसकी पुरशौक निगाहों, मुस्कुराहटों, शौक जुमलों की आदी हो गई थी, और अब ये बदलाव, ये सुकूत।
اسے ہال اٹھ رہے تھے۔ کنکھیوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس نے سوچ کے گھوڑے دوڑائے۔ سوچتے سوچتے اسے اچانک ہی کچھ یاد آیا اور اس کا دل ایک دم بیٹھ گیا۔ آج دوپہر میں جب وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو وہ آ چکا تھا۔ رحمہ کچن میں تھی اور وہ طاہا کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بابا جو اپنے دوست سے ملنے گئے تھے وہ بھی بعد میں آئے۔ اس نے تیار ہونے میں خاصا وقت لیا تھا، اس لیے اسے اندازہ نہیں تھا کہ اسے آئے ہوئے اور طاہا سے باتیں کرتے ہوئے کتنی دیر ہوئی تھی۔ طاہا نے اسے ایسا کیا کہہ دیا تھا کہ اس کا موڈ اس درجے خراب تھا؟ بلکہ یہ موڈ خراب ہونے سے بھی آگے کی بات تھی۔ وہ لوگ گھر پہنچے تو مغرب کی اذان ہو چکی تھی۔ وہ بھابھی سے مل کے اور ابا جی کو سلام کر کے سیدھی اپنے کمرے میں آئی۔ اس کی ایک نماز قضا ہو چکی تھی اور دوسری کا وقت نکل رہا تھا۔ الجھے ذہن اور بھاری دل کے ساتھ وہ سجدے میں جھکی، نہ جانے کتنی دعائیں مانگ ڈالی، کتنے اندیشوں کو رب کے حضور رکھ دیا۔ وہ اتنی جلدی محب کے ساتھ کوئی غلط فہمی یا بدگمانی نہیں چاہتی تھی۔ وہ جانماز سمیٹ رہی تھی جب وہ کمرے میں داخل ہوا اور آتے ہی واش روم میں گھسا۔ وہ آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ گہرے رنگ کے لباس میں اس کی رنگت گلابیاں چھلکا رہی تھی۔ سفر کی وجہ سے کاجل پھیلی آنکھوں میں بھی سرخی سی جم گئی تھی۔ کتنا دل لگا کر تیار ہوئی تھی وہ آج، مگر محب نے اسے غور سے دیکھنے کی زحمت تک نہیں کی۔ وہ شاید منہ ہاتھ دھو کر نکلا تھا، چہرہ بھیگا، آستینیں کوہنیوں تک چڑھی ہوئی۔ ایک نظر اسے دیکھ کر وہ باہر نکلنے کو تھا جب بریرہ کی نازک مہین آواز نے اس کے قدم روکے۔ سنیے، بات کرنی ہے آپ سے۔ نماز پڑھ لوں پھر آ کر سنتا ہوں۔ اس کی نظروں کی طرح اس کا لہجہ بھی سپاٹ تھا۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی، مگر وہ نہیں آیا۔ بریرہ انتظار ہی کرتی رہی اور اسی انتظار کے دوران عالم اضطراب میں وہ ایک بار پھر رحمہ کو کال ملا بیٹھی۔ اس کے اور طاہا کے درمیان کیا کیا باتیں ہوئی تھی؟ کیا تم نے کچھ سنا تھا؟ اس نے رحمہ کی آواز سنتے ہی سوال کیا تھا۔ نہیں، میں کچن میں تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ رحمہ کے لہجے میں تشویش در آئی۔ اس کا موڈ بہت خراب ہے رحمہ۔ شاید طاہا نے اسے کچھ کہا ہے، مجھے نہیں پتا کیا، لیکن کچھ نہ کچھ تو کہا ہے۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ پاگل ہو گئی ہو بریرہ، وہ کیوں اسے کچھ کہے گا؟ مجھے نہیں پتا، لیکن وہ ایسا بالکل نہیں جیسا آج ریئیکٹ کر رہا ہے، اور مجھے اس کے علاوہ اور کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ شدید بے چینی میں گھری تھی۔ تمہاری عادت ہے بنا سوچے سمجھے نتائج پر چھلانگ لگانے کی۔ طاہا بے وقوف نہیں بریرہ کہ محب کے سامنے کوئی ایسی ویسی بات کرے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ تمہارا شوہر ہے۔ رحمہ کا انداز سمجھانے والا تھا، اور کہنے کے لیے ہے ہی کیا، تمہارا کوئی اس سے افیئر تھوڑی تھا جو تم اتنا ڈر رہی ہو۔ رحمہ کی باتوں سے اس کا دل پرسکون تو ہوا مگر پوری طرح نہیں۔ وہ بے چین ہی رہی اور رات دیر تک اس کے انتظار میں جاگتے ہوئے اس کی آنکھ کب لگی اسے پتا بھی نہیں چلا تھا۔ وہ کسمسائی، شاید اس نے نیند میں بھی اس کی نظروں کی تپش محسوس کر لی تھی۔ کروٹ بدلتے ہوئے اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ محب نے فوراً ہی نظروں کا زاویہ بدل کے بیڈ سے اپنا تکیا اٹھایا تھا۔ وہ چند لمحے اپنی خمار آلود آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ کیا آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ وہ صوفے کی طرف بڑھ رہا تھا جب بریرہ نے یہ سوال کیا۔ وہ رکا اور ٹھہر کر اسے دیکھا۔ نہیں تو پھر آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ ایک ہاتھ رخسار کے نیچے رکھے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کے لہجے میں عجیب سی شکایت تھی۔ الجھن میں تھا۔ یکٹک اسے دیکھتے ہوئے وہ مدھم لہجے میں بولا۔ پھر وہ بیٹھ کے قریب آیا۔ بریرہ اٹھ کر بیٹھی، دل عجیب ہی لے پر دھڑکا۔ تمہارے کزن نے کل کچھ ایسی بات کی کہ میں بھول نہیں پا رہا۔ وہ اس کے نزدیک ہی آ کر بیٹھا۔ اس کی بات نے بریرہ کی رنگت اڑا دی تھی۔ کیا بات؟ اس کا لہجہ بے چینی سے لرزا۔ اس نے کہا، میں تمہیں اس سے اڑا لے گیا ہوں۔ کیا تم مجھے اس بات کا ایگزیکٹ مطلب بتا سکتی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جہاں گھبراہٹ کے کئی رنگ ابھرے۔ اسے مذاق کرنے کی عادت ہے، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ ایسا مذاق؟ اس کے چہرے کے عضلات تنے، آنکھوں میں دبا دبا قہر اترا۔ میری بیوی کے بارے میں سہنے کا عادی نہیں۔ وہ ساکت ہوئی۔ یہ لمحہ، یہ آنکھیں، یہ لہجہ کوئی اندیکھے دریچے سے کھل گئے تھے۔ تو اس کے لیے میں کیسے قصوروار ہوئی؟ اس کے دھیمے لرزیدہ لہجے میں بے بسی کی آمیزش تھی۔ کیا سچ میں قصوروار نہیں؟ اس نے جس انداز میں یہ سوال کیا، بے یقینی سے وہ چند لمحے گنگ رہ گئی۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس کا حلق خشک ہو چکا تھا۔ وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولی، یہی کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ پیشانی سہلاتے ہوئے ہنس کر کہتے، اس کے لہجے میں عجیب سی چبھن تھی۔ ایسا کچھ نہیں،
जैसा आप समझ रहे हैं। ऐसा ही है, और तुमने खुद कहा था पहली रात ही अपनी बहन से, भूल गई? उसने याद दिलाया था। बरीरा का सर झुक गया। मुझे याद है, भूल गया था, मगर आज फिर से याद करना पड़ा, एक एक लफ्ज। उसकी सुरमई आंखों में जो दहक थी, बर्फ में दबा हुआ लावा। वो बस नफी में सर हिलाती जा रही थी। ऐसा नहीं है, वो मैंने इसलिए नहीं कहा था, वो और बात थी। सो जाओ। वो उसकी बात तेजी से काटता अपनी जगह से उठा। उसने नहीं सुना बरीरा ने क्या कहा, ना यकीन किया। करता भी क्या, वो उसे जानता ही कितना था, महज कुछ दिन। उसे लग रहा था उसके बिस्तर में हजारों कांटे उगाए हों। ये तुमने क्या किया ताहा, ये तुमने क्या किया? मुंह पर हाथ रखे सिसकियां दबाते हुए वो दिल ही दिल में ताहा पर चीख उठी थी। सुबह उसकी आंख बाहर से आती आवाजों पर खुली। वो बंद आंखों से ही कुछ देर तो समझने की कोशिश करता रहा, फिर आंखें खोली। कमरे में नीम अंधेरा था, मगर फिरे हुए दरवाजे से आती हल्की रोशनी बता रही थी कि आधा दिन चढ़ आया है। वो बेख्तियार उठ बैठा। उसका इतनी देर तक सोने का कोई इरादा नहीं था, मगर आधी रात के बाद जो आंख लगी तो उसका यही नतीजा निकलना था। उसी वक्त दरवाजा खुला और बरीरा अंदर दाखिल हुई और उसे जागता पाकर अपनी जगह ठहर गई। खुले गिरेबान, बिखरे बाल और सुर्ख आंखों के साथ बिखरे हुलिये में भी एक पल को उसकी धड़कनें थम सी गईं। कोई आया है क्या? उसने अपनी जगह से उठते हुए पूछा। आपकी चची, शायद, उसने धीरे से जवाब दिया। शायद? चार्जिंग से अपना मोबाइल निकालते हुए मुहिब ने इस जवाब पर अचंभे से उसे देखा। भाभी ने बताया, वो आपके अब्बा जी के सौतेले भाई की बीवी हैं। वजाहत देते हुए वो आके बेड पर बैठी। मेरे अब्बा जी? दोहराते हुए वो जरा हंसा। मेरे अब्बा जी तुम्हारे भी कुछ लगते हैं, उसने जताया। शायद कल के मिले शौक से वो संभलने लगा था। वो शर्मिंदा सी हो गई। मैं अभी तक यही सोच रही हूँ कि उन्हें क्या कहकर पुकारूं। मतलब तुमने अभी तक उन्हें पुकारा भी नहीं? वो हैरत से दरियाफ्त कर रहा था। बराह रास्त तो नहीं, ऐसा कोई मौका ही नहीं आया। वो उसकी सहर अंगेज आंखों में देखने से गुरेज कर रही थी। आया भी होगा तो आए बाएं शाएं करके निकल ली होगी, उसने तंज किया था। नाश्ते में क्या लेंगे आप? वो अलमारी से अपने कपड़े निकाल रहा था। उसके सवाल पर ना समझने वाली नजरों से उसे देखा। भाभी को पता है, लेकिन मुझे नहीं पता। उसके जवाब पर बरीरा बमुश्किल जब्त कर पाई। फिर भी वो उसके लहजे की तपिश महसूस कर गया था। तुम्हें पता करके करना भी क्या है? मुहिब का अंदाज ऐसा था जैसे कह रहा हो, तुम होती कौन हो पता करने वाली? कुछ नहीं। इस बार बरीरा ने अपनी नागवारी नहीं छुपाई। वो उठ खड़ी हुई और बिना रुके कमरे से निकल गई। एक हल्की सी मुस्कुराहट लबों में दबाए वो सर झटक कर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था, और जब वो बाहर निकला तो बरीरा सोफा सेट के सामने रखे टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। उसकी आहट पर मुड़ी तो उसे अपनी जानिब हैरान नजरों से देखता पाया। सफेद रंग के लिबास में सीधी मांग निकाले सादा सी चोटी बनाए वो उसकी नजरों के इर्तिकाज पर गुलाबी पड़ गई। तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं थी। मुहिब उसके खुशनुमा चेहरे को तकता जा रहा था। उसके हुस्न में एक नरम सा सहर था, निगाह को बांध कर रखने वाला। तो फिर किसे बनाने की जरूरत थी? और बात जरूरत की नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है अब। वैसे भी फारिग बैठना मुझे कभी आया ही नहीं। कहते हुए उसने झुक कर उसका फेंका गया तौलिया और शर्ट उठाई। हाँ, ये सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है, जिसे निभाने की तुम खुद को पाबंद पाती हो। उसे यूं हक से इस कमरे में मसरूफ देखकर मुहिब के दिल में एक टीस सी उठी। कोई नोकीली सलाख अंदर तक काट गई थी। उसका दिल यकायक उचाट हुआ। मुझे भूख नहीं, वापस ले जाओ। उसके सर्द लहजे पर बरीरा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। थोड़ी देर पहले की नरमी की जगह अजनबियत की बर्फीली तह ने ले ली थी। चखना तो दूर, उसने दोबारा नाश्ते की तरफ देखा तक नहीं। बस सर्द सी खामोशी से पलटा और कमरा छोड़ गया। वो बेदम होते वजूद के साथ सोफे पर आकर बैठ गई। चाय से अभी भी भाप उठ रही थी। उसकी गलत फहमी बेजा नहीं, ना उसका रद्द अमल। वो खुद को समझा रही थी। गलती मुझसे हुई है, बेवकूफी मैंने की है। मुहिब की जगह कोई भी दूसरा मर्द होता, यही सोचता, यही करता। अब मुझे ही सब ठीक करना है। कोई मेरी तरफ से उसका दिल साफ नहीं कर सकता, सिवाय मेरे सिवा और कोई नहीं जो उसकी निगाहों की धुंध साफ कर सके। खुद को दिलासा देते हुए उन लम्हों में उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मर्द के दिल में अगर एक बार शक का बीज गड़ जाए तो वो किसी जहरीली बेल की तरह बढ़ता ही चला जाता है। जड़ से उखाड़ने पर भी वहां की मिट्टी बंजर ही रहती है, हमेशा के लिए।
اس نے پہلی بار بریرہ کو سمیر کی شادی میں دیکھا تھا اور اسے دیکھتے ہی محب نے سوچ لیا تھا کہ وہ شادی کرے گا تو اسی لڑکی سے۔ بریرہ نہیں جانتی تھی اور نہ ہی محب کو اسے یہ بتانے کا موقع ملا تھا کہ ان کی سیدھی سادی ارینج میرج کے پیچھے محب کی جنونی اور مصمم ارادوں والی محبت کی کار فرمائیاں شامل تھیں۔ یہ سب وہ اسے بتانے والا تھا، مگر شادی کی رات ہی رحمہ سے ہو رہی اس کی ناراضی اور شکموں سے بھرپور گفتگو سننے کے بعد اسے اپنا ارادہ بدلنا پڑا۔ محب کو اس کی باتوں کا برا نہیں لگا تھا، نہ کوئی دوسری سوچ ذہن میں آئی تھی۔ وہ سمجھتا تھا بریرہ شہر کی لڑکی تھی، اس نے اب تک کی زندگی ساری سہولتوں اور آسائشات کے ساتھ ایک بالکل مختلف ماحول میں گزاری تھی۔ اس نے تو پہلے سے ہی سوچ لیا تھا اگر بریرہ کو گاؤں میں رہنا پسند نہیں تو وہ اسے یہاں نہیں رکھے گا، مگر اس کی دنیا زیر و زبر تب ہوئی جب وہ اس کے کزن طاہا سے ملا۔ اب وہ سوچتا تھا تو اسے خیال آتا تھا کہ بریرہ کا اتنی شدت سے محض 2 دن کے لیے میکے جانے کا اصرار بھی بیجا نہیں تھا، اس کے پیچھے بڑی مضبوط وجہ تھی۔ طاہا۔ اس سے بات کر کے محب کو احساس ہوا کہ وہ صرف خوش شکل ہی نہیں خوش گفتار بھی ہے۔ محب خود بھی باتوں میں اچھا تھا، ان کے درمیان گپ شپ چل نکلی تھی اور اسی طرح جاب اور شادی سے متعلق بات پر اس نے کہا، ہاں جاب ملتے ہی شادی کا ارادہ تھا، مگر کزن صاحبہ کو تو آپ لے اڑے۔ اس کا لہجہ سرسری تھا، اس کی ہنسی عام تھی، مگر محب کے اندر جیسے کچھ کلک ہوا تھا۔ ایک دم سے اس کا جی مکدر ہوا اور باقی کا وقت اس نے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوششوں میں گزارا۔ بریرہ کے آنے پر محب نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں، وہ طاہا کو دیکھ رہا تھا، جانچ رہا تھا، اپنی بیوی کے وجود پر اس کی محویت بھری نظریں محسوس کر رہا تھا۔ وہ خود بھی ان لمحوں سے گزرا تھا، یہ نظریں اچھی طرح پہچانتا تھا۔ یہ سب کچھ کتنا پرفیکٹ تھا، قریبی کزن، بچپن کے دوست، شاید مستقبل کے سنہرے خواب بھی، اور ایسے میں اچانک وہ آ گیا ان دونوں کے بیچ، کسی خاموش فلم میں شور مچاتا اجنبی کردار جو کہانی کی سمت بدل دے۔ وہ اثر نو ہر ایک بات سوچ رہا تھا، یاد کر رہا تھا۔ طاہا کی بات سے بھڑکنے والی چنگاری یکایک خاموش آگ میں بدلتی اس کا ہر یقین، ہر خوشکن خیال خاکسار کر رہی تھی۔ بریرہ کی پہلی رات کی گئی باتیں، اس کے میکے جانے کے لیے اس قدر اصرار، اس کا ہر انداز، ہر طرز عمل اسے شک کی دبیز دھند میں لپٹا نظر آنے لگا تھا۔ بریرہ سے بات کرنے کے بعد بھی اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، در حقیقت وہ اس کی جھوٹی تعویلیں سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ کون سی لڑکی اپنے شوہر کے سامنے اپنی سابقہ چاہت کا اعتراف کرتی ہے؟ بریرہ بھی انکار ہی کرتی جیسے اس نے کیا۔ اس وقت باغ میں موجود پیکنگ میں مصروف مزدوروں کے شور و ہلچل کے باوجود اس کے دل و دماغ میں الگ ہی جنگ چھڑی تھی۔ جب ذہنی پراگندگی حد سے بڑھی تو وہ سستانے کو ایک درخت کے نیچے بچھی چارپائی پر نیم دراز ہوا، موبائل نکالا اور نظریں بریرہ کے نمبر پر جما دیں۔ اس کا شدت سے دل چاہا اس کی آواز سننے کو۔ اس نے کال ملا لی تھی، مگر ذہن کو پرسکون رکھنے کی یہ کوشش بے سود ثابت ہوئی۔ نمبر دوسری لائن پر مصروف تھا۔ وہ ممکنہ طور پر رحمہ کے ساتھ بزی ہو سکتی تھی یا پھر کسی دوسری کزن کے ساتھ۔ وہ بے اختیار اٹھ بیٹھا، ایک بار پھر کال ملائی اور ایک بار پھر وہی ریکارڈڈ آواز، آپ کا مطلوبہ نمبر دوسری کال پر مصروف ہے۔ لب کھینچے، دھندلائی نظروں سے وہ اپنے آس پاس چلتے پھرتے لوگوں کو محسوس کر رہا تھا۔ نظریں خالی تھی اور ذہن میں آن کی آن میں اکتا خدشوں اور بدگمانیوں کا جنگل۔ اسے ہمیشہ لگا تھا کہ وہ ایک مضبوط، متوازن اور شعور یافتہ مرد ہے۔ شک، وسوسے، تذبذب ان کے لیے اس کے دل میں کبھی کوئی جگہ نہیں رہی، مگر بریرہ کی آمد نے وہ زمین ہی ہلا دی تھی جس پر وہ برسوں سے کھڑا تھا۔ اب تو یہ حالت تھی کہ اس کا خود پر بھی یقین متزلزل ہونے لگا تھا۔ آج ان کی ایک جگہ دعوت تھی، وہ ٹھیک سے تو نہیں جانتی تھی، شاید محب کے ننیال والوں میں سے تھے۔ ویسے تو بھابھی وقتاً فوقتاً اسے سب کے بارے میں بتاتی رہتی تھی، مگر نئے نئے دن تھے اور وہ ابھی سبھی رشتہ داروں کو ذہن کے ایک گوشے میں نام اور رشتے کے ساتھ محفوظ کرتی جا رہی تھی۔ ان کا خاندان بھی تو اتنا بڑا تھا، گہرے جامنی رنگ کے لباس میں جس پر شیشوں کا خوبصورت کام تھا، یہ جوڑا اس کے بری کے جوڑوں میں سے تھا۔ گرمی تھی، بالوں کو کھلا چھوڑنے کے بجائے جوڑے میں قید کیا اور زیادہ میک اپ سے احتراز کرتے ہوئے صرف لپسٹک کو ترجیح دی۔ پھر سائڈ میں پڑا دوپٹہ اٹھا کر کندھے پہ ڈالتے ہوئے اس نے ذرا گھوم کر اپنے سراپے کا جائزہ لیا۔ اچھی لگ رہی ہو مامی۔
अचानक आई इस आवाज पर उसने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। रेशमा खड़ी थी, आपा की बड़ी साहबजादी। वो शादी के बाद से यही थी। नई मामी की आमद ने उसे इतना पुरजोश कर दिया था कि उसने माँ के साथ जाने से इनकार कर दिया। शुक्रिया। उसके होंठों पर मुस्कुराहट आई। अंदर आओ ना, वहां क्यों खड़ी हो? मैं देखने आई थी। नाना जी पूछ रहे हैं मामा आए कि नहीं। उसने बताया। ओह, बरीरा के होंठ सिकुड़ गए। वो शायद अभी आते हो। तुम आओ, मैं तुम्हारा मेकअप कर दूं। तुम साथ चल रही हो ना? सच्ची? उसकी आंखें चमक उठी इस ख्याल से ही, मगर फिर वो धीमी पड़ गई। पर मैंने तो अभी कपड़े भी नहीं बदले। मैं कपड़े बदल के बस अभी आई। ठीक है। वो उसके जोश पर हंसी। वो बहुत तेजी से पलटी थी और कमरे में दाखिल होते मुहिब से बुरी तरह टकरा गई। आराम से, ट्रेन छूट रही है क्या? मुहिब ने उसे कंधों से पकड़कर रोका। वो खिलखिलाकर हंसी और भाग गई। बरीरा के आसाब अलर्ट हुए थे। मुहिब की नजरें उसके सरापे में उलझ कर रह गईं। कहीं जाना है? वो पूछ रहा था। उसने हैरान नजरों से उसे देखा। आपके मामू की तरफ, बताते हुए उसने एक बार फिर जहन में तस्दीक की कि वो मामू ही थे। ओह, मैं भूल गया था। उसने ये सुनते ही बेख्तियार पेशानी मसली। आज सारा दिन मंडी में मसरूफ गुजरा, इसलिए जहन से ही निकल गया। उसके चेहरे की थकन और हुलिये पर अटीकर बता रही थी उसकी मसरूफियत। वो मुस्माइल अंदाज में बेड पर बैठकर जूते उतारने लगा था और बरीरा ड्रेसिंग टेबल से टेक लगाए उसे देखने लगी। सुर्खी माइल गंदुमी रंगत और एक ही नजर में दिल मुट्ठी में जकड़ लेने वाली आंखें। इस वक्त इस खुशनुमा चेहरे पर इस्मिलाल का रंग नुमाया था। बरीरा का बेख्तियार दिल चाहा उसकी थकन समेट ले। तभी मुहिब ने उसकी नजरें महसूस कर ली और सर उठाकर उसे देखा। बरीरा इतना गड़बड़ाई कि नजर तक न चुरा सकी। मैं पानी लाती हूँ, वो जाने को थी, मगर मुहिब तब तक अपनी जगह से उठ चुका था। अगली नजर आईने पर डालते हुए मुहिब ने अपने और उसके अक्स को देखा। अगरचे बरीरा की पुश्त थी, मगर उसके बावजूद दोनों के सरापे का तजाद नुमाया था और उसके लिए मुहिब के जहन में बस एक ही मिसाल थी, जैसे एक नाजुक अंदाम हसीन शहजादी किसी गरीब जफाकश मजदूर को मिल गई हो। एक बार फिर एक तवील गहरी सांस भरते हुए अपनी घड़ी टेबल पर फेंक कर पीछे हटा। बरीरा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर घड़ी की तरफ। वो मुस्कुराहट लबों में दबाए। नहाने गया तो वो बेड पर पड़ा उसका मोबाइल देखने लगी। वो ऑन था, बैटरी भी ठीक ठाक थी, बस एयरप्लेन मोड पर था। उसने निचला लब दांतों तले दबाया। आज सुबह खाला से बात करते हुए मुहिब ने कॉल करने की कोशिश की थी। तब वो खाला की बात काट नहीं सकती थी और थोड़ी देर बाद जब उसने कॉल बैक करने की कोशिश की तो वो फोन नहीं उठा रहा था और फिर नंबर ही बंद आने लगा। अब बरीरा को समझ में आ रहा था, न सिग्नल्स का मसला था न बैटरी का। वो बात करना ही नहीं चाहता था। उसका फिर से दम उलझने लगा। उसी वक्त रेशमा चली आई। उसने कपड़े बदल लिए थे। बादल नाख्वास्ता चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर उसने खुद को नॉर्मल किया था। खाला ने उन्हें दावत पर मधु किया था। उससे बात करने के बाद उन्होंने भाभी से भी बात की। बरीरा को बहू ना बना सकने के अपने जाती मलाल को एक तरफ रख, वो एक माँ की तरह उसके ससुराल वालों से ताल्लुकात रखना चाहती थी। बरीरा समझती थी, मगर उनके इस दावतनामे से वो अजीब ही मखमसे में पड़ गई। मुहिब पहले ही उसके और ताहा के हवाले से बदगुमानी का शिकार था। ऐसे में वो उसे बताती कि ताहा की माँ उसे अपने घर बुलाना चाह रही हैं, तब उसका क्या रद्द अमल होता। इस मुश्किल का उसे एक ही हल समझ में आया और वो भाभी के पास चली आई। उस वक्त तक रात का खाना खाया जा चुका था। मुहिब और जुबैर भाई अब्बाजी के कमरे में थे और भाभी अपने कमरे में मुन्ने को सुला रही थी। रेशमा भी वहीं मौजूद थी, भाभी के मोबाइल में मुंह दिए। आना बरीरा, बैठ इधर। उसे कमरे में दाखिल होते देखकर उन्होंने बड़े प्यार से उसे पुकारा। ये अभी तक सोया नहीं? उसने बैठते हुए 1.5 साला वारिस के नन्हे नन्हे पैरों पर गुदगुदी की। जब तक ये मेरी नींद का बेड़ा गर्क न कर ले, इसे नींद नहीं आती। वो झुंझलाई हुई थी। सदेश को सोए इतनी देर हो गई। उसने भाभी के दूसरी जानिब सोए सदेश पर नजर डाली। इस उम्र के बच्चों के अलग ही स्यापे। तुझे भी जितनी नींदें पूरी करनी हो कर ले। एक बार बच्चा गोद में आ गया फिर ये सुख याद आएंगे। उनका अंदाज छेड़ने वाला था। बरीरा का चेहरा सुर्ख हुआ। वो उन्हें क्या बताती, उसकी नींदें पहले ही हराम हैं। पहले पहल तो माहौल की अजनबियत उसकी बेख्वाब रातों की वजह थी। ये लोग तो इशा की नमाज के बाद ही सो जाते थे, सिवाय मुहिब के
जो रात देर तक दोस्तों में बैठा रहता था। ऐसे में वो अपने बेड पर करवटें बदलती। मोबाइल यहाँ बेकार ही था, वाईफाई था नहीं और उसके सिम पर नेट इतना स्लो था कि व्हाट्सएप मैसेज तक 1 घंटे में डिलीवर होता और इधर रहमा उसके रिप्लाई का इंतजार करते करते उससे से ऑफलाइन हो जाती। ये तो शुक्र था कॉल लग जाती थी। उसने सोचा था जो सिम यहाँ चलती हो वही निकलवाए, जो घर के बाकी लोग भी इस्तेमाल करते थे, मगर उसके लिए मुहिब से बात करना पड़ती और आजकल जो उसके तेवर थे वो तो उससे जरूरी बात करने से भी कतराने लगी थी। इसीलिए तो इस वक्त भाभी के कमरे में मौजूद थी। भाभी, उसने झुकते हुए उनकी सिमत देखा। आपने अब्बा जी को बताया दावत के मुतालिक? हाँ, उनको तो मैंने सुबह ही बता दिया था। मैं जानती थी तुझे बेचैनी हो रही होगी। दावत मैके वालों की तरफ से हो तो बंदा ज्यादा उतावला होने लगता है, वो मुस्कुराते हुए कह रही थी। आप मुहिब को भी बता देंगी? चंद लम्हे इस तराबी कैफियत में अपने हाथों पर नजरें जमाए रखने के बाद उसने मध्यम लहजे में कहा। भाभी एकदम चौंक कर सीधी हो बैठी और उसने रेशमा को भी मुतवज्जा होते महसूस किया। तूने अभी तक उसे बताया नहीं? वो हैरानी से दरियाफ्त कर रही थी। उसने बिना कुछ कहे नफी में सर हिलाया। क्यों? उसकी समझ में नहीं आया क्या कहे। अब वो उनके इस हैरान और मशकूक क्यों का क्या जवाब देती। ऐसे ही मुझे लगा आप कह देंगी। खाला ने आपसे भी बात की ना? ये इंतहाई बेतुका जवाब था, मगर उसे कुछ तो कहना था। चल ठीक है, मैं कह दूंगी, तू ज्यादा परेशान ना हो। अपनी सादा तबीयत के बायस भाभी ज्यादा गहराई में तो नहीं उतरी, मगर उसकी कैफियत से ये तो उन पर वाज़ेह था कि वो मुहिब को बताने के ख्याल से परेशान है। वो वाजबी तालीम वाली सीधी सादी औरत थी। उन्हें खुद शादी के बाद शौहर से बेतकल्लुफी वाली बातचीत में एक अरसा लग गया था। उन्होंने बरीरा के लिए भी यही ख्याल किया। सिरे लब शुक्रिया कहते हुए बरीरा अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। दिल से वाकई एक बोझ उतरा था, फिर भी उसने तहैया कर लिया था आइंदा भाभी को अपने मसलों में शरीक ना करने का। वो कमरे में आया तो बरीरा वॉशरूम में थी और पानी गिरने की आवाज आ रही थी। वो आज मामूल के बरखिलाफ सीधा कमरे में आ गया था, क्योंकि जिस वक्त वो बाहर जाने की तैयारी में था भाभी ने आकर उससे बात की थी। वो चंद लम्हे उन्हें देखता रहा। कौन सी खाला? उसने पूछा। जहन में कहीं ये ख्याल था कि शायद कोई दूसरी खाला हो। अरे एक ही तो खाला है बरीरा की, तुझे अभी तक ये नहीं पता? उन्होंने ताज्जुब ज़दा हैरत का इजहार किया। जाना कब है? उसकी आवाज सपाट हुई। आसाब यकयक अजीब से तनाव की जद में आए थे और ये असर चेहरे पर भी छलका। हफ्ता। वैसे उन्होंने कहा जो दिन भी ठीक लगे। हफ्ता इतवार में से। तू बता, भाभी पूछ रही थी। उसने एक गहरी सांस खारिज की। बरीरा क्या कहती है? उस बेचारी ने क्या कहना है, पर उसे जल्दी तो हो रही होगी, आखिर मैका है उसका। उसने कहा पहले तुझसे पूछ लूं। अपनी धुन में कहते हुए भाभी को पता ही नहीं चला कि उन्होंने अपनी बात से कैसे उसका तन मन सुलगा दिया था। तो उसने आपसे कहा मुझसे बात करने के लिए? उसके लबों पर तंजिया मुस्कुराहट आई। वो खुद उसे ये बात नहीं बता सकती थी। खाला के घर जाने की बात करने के लिए भी उसने भाभी को आगे कर दिया। ये उसके दिल का चोर नहीं तो और क्या था। वो कोई जवाब दिए बगैर पलट गया। पीछे भाभी हैरत से उसे जाता देखती रह गई और उस वक्त लाशौरी तौर पर उसके निकलने के इंतजार में वो जूतों समेत ही बेड पर आ लेटा था। साइड टेबल पर पड़े बरीरा के मोबाइल में थरथराहट ने उसे मुतवज्जा तो किया, मगर उसने उठकर देखने की कोशिश नहीं की। मुहिब अपना दिमाग पुरसुकून रखने की कोशिश कर रहा था ताकि बरीरा से बात करते हुए वो अपना सब न खो दे। थोड़े वक्फे से मोबाइल के स्क्रीन पर फिर रोशनी उभरी। वो जो कोई भी था बड़ा मुस्तकिल मिजाज था। इस बार उसने हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठा ही लिया, जो शायद उसे नहीं करना चाहिए था। स्क्रीन पर निगाह डालते ही दिमाग में धमाका हुआ। वो उसे बुत बना गया था। वो स्क्रीन पर ताहा के नाम को घूर रहा था, यकटुक, जब तक कि स्क्रीन की रोशनी तारीकी में न बदल गई। वो तकरीबन 15 मिनट बाद निकली थी, गीले बाल तौलिए में लपेटे, ढीली ढाली नाइटी नुमा कुर्ती में। हैरान नजरों से उसे देखते हुए बरीरा के रगो पै में अजीब सी बेचैनी की लहर दौड़ी। वो जो आंखों पर बाजू रखे लेटा था, उसकी आहट महसूस करते ही उसने बाजू हटाकर उसे देखा। भाभी ने बताया तुम अपनी खाला के घर जाना चाहती हो? उठ बैठा। सवाल करते हुए मुहिब ने सर तापा उसका जायजा लिया था। बात मेरे चाहने की नहीं है, उन्होंने बुलाया है, सिर्फ मुझे नहीं सबको, उसने धीरे से जवाब दिया। तो मतलब तुम नहीं जाना चाहती?
मुहिब ने उसके अल्फाज पकड़े। बरीरा ठिठक कर उसे देखने लगी। वो उससे क्या उगलवाना चाह रहा था? मैं क्यों नहीं जाना चाहूंगी, वो मेरी खाला का घर है। और क्या? उसे मुहिब का रवैया समझ नहीं आ रहा था, कुछ अजीब था, और ये बात उसका दिल डुबोने के लिए काफी थी। और ताहा का घर है। मुहिब ने बात पूरी की। उसका चेहरा सुर्ख पड़ा। वो नफी में सर हिलाने लगी। उसका नाम मत लीजिए। क्या फर्क पड़ता है नाम लेने ना लेने से? वो 24 घंटे मेरे दिमाग में मौजूद रहता है, और तुम्हारे भी। कहते हुए उसकी आंखों में अजीब ही तूफान बिफरने लगा था। मेरे दिमाग में नहीं है वो, ना मेरा उससे कोई ऐसा ताल्लुक है, कभी था ही नहीं। आप समझते क्यों नहीं? आपको मेरा यकीन नहीं? मेरी बातें आपको झूठ लगती हैं तो मेरे यहाँ होने का मतलब क्या है? वो रो पड़ी थी बेबसी से। तुम चाहती हो मैं तुम्हें छोड़ दूं ताकि अपने कजन से रीयूनाइट होते हुए तुम्हें कोई गिल्ट ना हो? वो उसकी समातों में जहरीले नस्तर उतार रहा था। वो बेचैनी से उसे तक रही थी। ये मत कीजिए, आप बहुत गलत कर रहे हैं। उसकी धीमी कांपती आवाज उभरी। मैं गलत कर रहा हूँ, और जो तुम कर रही हो वो क्या है? बरीरा की बात पर उसका सब छूट गया था। अपनी जगह से उठते हुए उसकी आवाज बुलंद हुई। बरीरा बेख्तियार 2 कदम पीछे हटी। वहशत ज़दा होकर उसने अध खुले दरवाजे की तरफ देखा। यकीनन मुहिब की आवाज बाहर सुनी गई होगी। क्या क्या किया है मैंने? उसके मुंह से अल्फाज टुकड़ों की सूरत में अदा हुए थे। वो हकीकतन उसके जुनूनी गुस्से से अंदर तक खौफजदा हो गई थी। मुहिब ने जवाब देने के बजाय मोबाइल उठाकर उसकी तरफ फेंका। फर्श पर कालीन होने के बावजूद जितनी कुव्वत से उसने फेंका था, गिरते ही ठक की आवाज आई थी। उसका दिल डूब रहा था। झुकते हुए उसने कपकपाते हाथों से मोबाइल उठाकर पलटा। स्क्रीन दरारों से भर चुकी थी, मगर फिर भी वो मिस कॉल्स और 2 मैसेजेस के साथ ताहा का नाम पढ़ सकती थी। उसकी रंगत सफेद पड़ गई। वो उसके करीब आया था, सबकी सुर्खी आंखों में लिए, चलती नजरें उसके चेहरे पर जमाए। जानती हो मैं क्या सोचता था? मैं कभी ऐसा शौहर नहीं बनूंगा जो बीवी पर शक करे, उसका मोबाइल चेक करे, उसके पल पल की खबर रखे। मगर देखो मुझे क्या मिला। मेरी बीवी उस शख्स से तब बात करती है जब मैं नहीं होता। वो तुम्हें रात इस वक्त इस पहर तब कॉल करता है जब मैं नहीं होता। सुलगे हुए लहजे में कहते हुए वो सिर्फ उसकी नहीं अपनी भी तौहीन कर रहा था। वो कहना चाहती थी ताहा ने इससे पहले कभी कॉल नहीं की। शादी से पहले भी उसका ताहा के साथ मैसेजेस या व्हाट्सएप पर कोई राब्ता नहीं रहा। यकीनन कोई वजह होगी। शायद उसे खाला ने कहा हो, शायद वो उनके आने के मुतालिक पूछना चाह रहा हो। वो बताना चाहती थी कि रात यहाँ गहरी महसूस हो रही है। वहां तो शायद अभी उन्होंने डिनर भी न किया हो। और सबसे बड़ी बात, अगर वो ताहा से खुफिया राब्ते में होती तो क्या कभी अपना फोन बिना लॉक के छोड़ती? मगर उस पर सख्ता तारी था। उसने कुछ कहना चाहा मगर लब सिर्फ फड़फड़ा कर रह गए। मैं बच्चा नहीं हूँ बरीरा। उसकी थोड़ी सख्ती से पकड़कर मुहिब ने अपनी कहर बरसाती आंखें उसकी आंखों में गाड़ी। मुझ पर मजीद अपने झूठे लफ्जों के जाल मत फेंकना। उसे एक झटका देकर वो पीछे हटा था। बरीरा लड़खड़ा गई। बाहर निकलते हुए उसने पीछे दरवाजा एक धड़ाम से बंद किया था। घुटनों में सर देकर फूट फूट कर रोने लगी। वो इस वक्त दोस्तों के बीच था जब उसके फोन पर एक अजनबी नंबर से कॉल आनी शुरू हुई। उलझन ज़दा नजरों से कुछ देर उस नंबर को देखने के बाद उसने कॉल रिसीव की। अस्सलाम वालेकुम मुहिब भाई, रहमा बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ से निस्वानी आवाज उभरी और वो एक गहरी सांस भरकर रह गया। वालेकुम अस्सलाम रहमा, कैसी हो? एक तरफ पे आते हुए उसने अपनी कलाई में बंधी घड़ी में वक्त देखा। शाम के इस पहर ये कॉल गैर मुतवक्का थी। मैं तो ठीक हूँ, अपना बताएं, सब खैर तो है ना? कोई खबर ही नहीं आप लोगों की तरफ से। बरीरा का नंबर भी ऑफ आ रहा है। लास्ट सीन तो पता नहीं कब का है। मैंने सोचा इस वक्त आप घर पर होंगे, इसलिए आपके नंबर पर कॉल कर ली। और तो खैर किसी का नंबर है भी नहीं मेरे पास। रहमा एक सांस में शुरू हो गई। लहजे में तफक्कुर नुमाया था। मुहिब के लब भिज गए। उसे बिल्कुल ख्याल नहीं रहा था कि 3 दिन पहले उसने जिस तरह बरीरा का फोन फेंका था, उससे यकीनन उसे नुकसान पहुंचा होगा। अब एहसास होते ही नदामत की एक ठंडी लहर उसे अंदर तक भिगो गई। और खाला की दावत पर भी नहीं आए आप लोग? उधर हम इंतजार ही करते रहे, ऊपर से बरीरा का नंबर ऑफ। बंदा कुछ तो इत्तला कर दे।
रहमा के लहजे में जिस तरह दबा दबा गुस्सा था, उससे बखूबी अंदाजा हो रहा था कि वो दिल में उससे ज्यादा दबाए बैठी है। दरअसल बरीरा का मोबाइल खराब हो गया है। जो ही रहमा की बात खत्म हुई वो बोल उठा, वरना रहमा के अंदाज से लग नहीं रहा था कि वो उसे कुछ बोलने देगी। क्या खराब हो गया? कैसे? रहमा का लहजा चौंका हुआ था, मगर बजाय उसकी बात का जवाब देने के कि मैंने फेंक कर तोड़ा, मुहिब ने बात दूसरी तरफ घुमाई। और दावत पर न जाने का फैसला बरीरा का था। ये बात सच थी, मगर ये भी सच था कि बरीरा ने यह फैसला उसके झगड़ने के बाद प्रेशर में आकर किया था। उसे खुद पर शर्म आई। वो वाकई एक कमीना शौहर बनता जा रहा था। उसने ऐसा क्यों किया? वो तो खाला की लाडली है। रहमा को ये बात हजम नहीं हो रही थी। हाँ, लाडली। वो सुलग ही गया। कनपटी की रग फड़क उठी। और मोबाइल खराब हो गया था तो आपके फोन से फोन करके बता देती या एक मैसेज ही कर देती। इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रही है? वो इतनी गैर जिम्मेदार तो नहीं थी। रहमा के लहजे में अजीब ही बेयकीनी थी। वो खामोश ही रहा। क्या कहता कि पिछले 2 दिनों से उनके बीच बातचीत बिल्कुल बंद है। क्या आप मेरी उससे बात करवाएंगे? उसने पूछा था। मैं बाहर हूँ इस वक्त। उसने अतराफ में देखा। शाम की सुरमई रोशनी अंधेरे में तहलील हो रही थी। घर जाकर कॉल बैक करता हूँ। अच्छा सुने मुहिब भाई। इससे पहले कि वो कॉल काटता, रहमा की पुकार ने उसे पास रखा। मैं बरीरा से मिलने आना चाह रही थी। आ सकती हूँ? क्यों शर्मिंदा कर रही हो यार? तुम्हारा अपना घर है, जब जी चाहे आओ। वो बेख्तियार बोल उठा। तो फिर ठीक है, आप उसे कुछ बताइएगा मत। उसे सरप्राइज मिले तो अच्छा है। ठीक है। उसने कतरे तामुल से अपनी रजामंदी दी और अलविदाई कलमात कहकर कॉल मुनक़ता कर दी। वो घर आया तो बरीरा किचन में थी। न जाने कितनी देर में कमरे में आती। वो खुद भी किचन में चला आया। सलीके से दुपट्टा ओढ़े वो प्याज की कटिंग में मसरूफ थी। चाय मिलेगी 1 कप? उसकी आवाज पर बरीरा ने चौंक कर देखा था और मुहिब प्याज की मिर्चों से सुर्ख होती उसकी आंखों को देखता रह गया। खाना तैयार है आधे घंटे तक। नजर चुराते हुए उसने गोया इत्तला दी। लेकिन मुझे चाय ही चाहिए, सर में दर्द है। उसने अपनी बात पे जोर दिया। खाना तैयार होने का मतलब था कि वो मजीद घंटा 1.5 घंटा कमरे में न आती। सर में दर्द है तो सर दर्द की गोली खा। ये कौन सा वक्त है खाने के टाइम चा पीने का? भाभी ने तंदूर लगाया हुआ था, आटा लेने किचन में आई थी। जब उसकी बात सुनी और दखल दिए बिना न रह सकी। वो मैं चाय के साथ ले लूंगा, उसने कहा और पलट आया। इससे पहले कि कोई दूसरा एतराज सुनने को मिलता। थोड़ी देर बाद उसे चाय जरूर मिली, मगर बरीरा नहीं आई। उसके बजाय रेशमा आ गई थी, चाय के कप के साथ, सरदर्द की गोलियों का पत्ता लिए। उसके दिमाग का मीटर सही मायनों में घूमा, मगर रेशमा के सामने उसने बहुत मुश्किल से तासुरात पर काबू पाया। मामी कहाँ है तुम्हारी? मैंने उससे कहा था चाय लाने के लिए। वो बड़ी मामी के साथ रोटियां लगा रही हैं तंदूर में। रेशमा ने तिला देकर चाय उसके हवाले की। उसे कहाँ आता है रोटी लगाना, हाथ चला लेगी अपना। वो ये सुनकर और मुतफक्किर हुआ। जाकर बुलाओ उसे। रेशमा सर हिलाकर बाहर निकल गई थी और चंद लम्हों बाद वो उसके सामने थी। दहकते तंदूर के सामने से आई थी। रुखसारों में भी शरारे जल बुझ रहे थे। कहिए। वो घबरा सी गई। उसके लबों की खामोशी और बोलती निगाहों से इतनी जल्दी तो शायद गिरगिट भी रंग न बदले जितनी जल्दी वो रंग बदलता था। मैंने तुमसे चाय का कहा था, तुमने रेशमा को भेज दिया। उसकी घबराहट महसूस करके उसने नजरों का जाविया बदला। बोला तो लहजे में नागवारी आया थी। मुझे लगा आपको चाय चाहिए और वो मैंने भिजवा दी, उसने धीमे लहजे में कहा। मुहिब ने सर झटका। ये मौजू गैर जरूरी था। तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? उसने सवाल किया। साइड टेबल की दराज में, उसने किसी कदर ताज्जुब से जवाब दिया। वो अब हाथ बढ़ाकर दराज से मोबाइल निकाल रहा था। ऑफ है। मोबाइल की स्क्रीन पर जैसे मकड़ी का जाला बन चुका था। टच काम नहीं कर रहा। ना कॉल मैसेज हो रहे ना रिसीव हो रहे, तो ऑफ करना ही बेहतर था, वो कहकर पलटने लगी। मैं कल शहर जाकर नया ले आऊंगा। मुहिब को इतनी शर्मिंदगी कभी नहीं हुई थी। 3 दिन पहले वो अपने गुस्से की जद में उसका फोन बर्बाद कर चुका था और उसे आज भी ख्याल ना आता अगर रहमा कॉल ना करती। बरीरा ने इस बात पर ठहर कर उसे देखा। मुझे नया नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिर इसे रिपेयर करा लूंगा, उसने कहा। इसकी भी जरूरत नहीं। उसकी बात खत्म होते ही बरीरा दो टोक अंदाज में बोल उठी। मुहिब ने हैरान नजरों से उसके सपाट चेहरे का जायजा लिया।
تمہیں فون کی ضرورت نہیں؟ اسے جیسے تصدیق چاہی۔ ابھی تو نہیں، فون کے بغیر ٹھیک ہوں۔ پھر کوئی کال آئی کسی رانگ نمبر سے بھی تو آپ پھر سے مجھ پر فرد جرم عائد کر دیں گے۔ اپنی بات سے اس کا دماغ چھنچھنا کر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی۔ وہ لب کھینچے کھلے دروازے کو ہی دیکھتا رہا۔ بھابھی نے مشین لگائی ہوئی تھی۔ وہ ان کی مدد کے خیال سے دھلے ہوئے کپڑے چھت پر پھیلانے آئی تھی، اور جب وہ نیچے آئی ایک خوشگوار حیرت اس کی منتظر تھی۔ صحن میں کھڑی بھابھی کے ساتھ باتوں میں مصروف رحمہ اسے دیکھتے ہی بازو پھیلائے اس کی طرف بڑھی۔ وہ اس اچانک جھٹکے سے سنبھلتے ہوئے اس کے گلے لگی تھی۔ دل یکایک پھرایا۔ ٹھیک ہو؟ دونوں ہاتھوں کو اس کے رخساروں پر رکھے رحمہ اس کا بجھا ہوا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے پلکیں جھپکتے ہوئے آنسو اندر دھکیلے اور اسبات میں سر ہلایا۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ اکیلی تو نہیں آ سکتی؟ پوچھتے ہوئے اس کی نظریں بے اختیار دروازے کی طرف اٹھیں۔ بریرہ، بہن کو اندر لے جا، گرمی ہے، باہر ہی کھڑا رکھے گی کیا؟ رحمہ کے جواب دینے سے پہلے ہی بھابھی نے کھرکا تو اسے بھی خیال آیا۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ بتاؤ نا، بابا آئے ہیں؟ رحمہ کی کمر کے پیچھے ایک اور تکیہ رکھتے ہوئے بریرہ اس کے سامنے آ بیٹھی۔ نہیں، پاگل ہو، بابا اتنی لمبی ڈرائیو کر سکتے ہیں کیا؟ رحمہ ٹیک لگاتے ہوئے مزید کمفرٹیبل ہو کر بیٹھی۔ طاہا کے ساتھ آئی ہوں، تمہارے جیٹھ اسے مردان خانے لے گئے۔ لاپرواہی سے دیے گئے رحمہ کے اس جواب نے اسے یوں اچھلنے پر مجبور کیا جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ کیا تم طاہا کے ساتھ آئی ہو؟ اس کی آواز بلند ہوئی۔ تو اور کس کے ساتھ آتی؟ اس کے ری ایکشن نے رحمہ کو بوکھلا دیا۔ کاشف کے ساتھ آ جاتی یا مظہر کو بول دیتی؟ اس نے ماموزاد کے نام لیے۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ اتنے اچھے ہیں کہ اتنی دور ایک ہی دن میں آنے جانے کے لیے تیار ہو جاتے؟ طاہا سے پوچھا تو وہ فوراً تیار ہو گیا۔ اس کے ہراساں چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ خفگی اور حیرانی سے کہہ رہی تھی، تمہاری ہوائیاں کیوں اڑ گئی ہیں؟ طاہا ہے کوئی چنگیز خان نہیں جو یہاں تمہارا سر لینے آیا ہو؟ اضطراری کیفیت میں ناخن کترتے ہوئے اس کی آنکھیں ایک پل میں بھر گئیں۔ وہ جتنا کوشش کر رہی تھی حالات اتنے ہی الٹی سمت میں جا رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بھی محب کے الزامات کو مزید ہوا دینے پر اتر آئے ہوں۔ بریرہ، تم مجھے پریشان کر رہی ہو، بتاؤ کیا بات ہے؟ رحمہ تشویش کا شکار ہو گئی تھی۔ اس کے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ اس نے سوچا تھا وہ اس بارے میں رحمہ کو کچھ نہیں بتائے گی۔ اگر وہ آج نہ آتی تو بریرہ اپنے ارادے پر قائم بھی رہتی، مگر اب اسے محسوس ہو رہا تھا اگر اس نے رحمہ کے آگے دل نہ کھولا تو اس کی سانس بند ہو جائے گی، اور اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے سب بتا گئی۔ اوہ میرے خدا، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اتنے تعلیم یافتہ ہو کر بھی محب بھائی اتنے تنگ نظر نکلیں گے۔ رحمہ شوق تھی۔ بنیاد تو اسے میں نے ہی فراہم کی شادی کی رات، وہ بکواس کر کے اس نے ایک سرداہ بھری۔ کاش وہ وقت واپس ان لمحات میں موڑ سکتی اور اپنا منہ بند رکھتی۔ ہاں، مگر اس بکواس میں تم نے کہیں یہ نہیں کہا تھا کہ تم طاہا کو پسند کرتی ہو۔ رحمہ کا لہجہ تیز ہوا۔ ہاں، مگر میں نے مایوسی اور پچھتاوے کا اظہار تو کیا تھا، اور باقی کی کسر طاہا نے پوری کر دی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں میں چہرہ چھپایا۔ اس طاہا کو تو میں پوچھوں گی۔ رحمہ نے دانت پیسے۔ کیا ضرورت تھی اسے محب بھائی کے سامنے ایسی بکواس کرنے کی؟ ہر کوئی اپنی بیوی کے بارے میں ایسے جوکس ہضم نہیں کر سکتا، اور یہ دیسی لوگ تو کچھ زیادہ ہی کنزرویٹو ہوتے ہیں اس معاملے میں۔ اگر تم اس سرپرائز کے چکر میں نہ پڑتی اور کل رات ہی مجھ سے بات کر لیتی تو میں طاہا کے ساتھ آنے سے منع کر دیتی، بلکہ تمہیں ہی آنے سے منع کر دیتی۔ اب جانتی ہو وہ کیا سوچے گا؟ وہ سوچے گا فون خراب ہونے سے میرا طاہا سے رابطہ کٹا تو وہ مجھ سے ملنے یہاں تک چلا آیا۔ اس کا گلا رند گیا۔ تم اس کے دماغ سے سوچ رہی ہو بریرہ؟ رحمہ حیرانی سے اس کا مدہوش چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ہاں، میں اس کے دماغ سے سوچ رہی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں وہ ایسے ہی سوچتا ہے، وہ ہذیانی لہجے میں بولی تھی۔ رحمہ ساکت بیٹھی چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر پوچھا، تمہارا موبائل؟ اس نے اٹھ کر دراز سے نکالا اور اس کی گود میں پھینکا۔ کیا انہوں نے تم پر ہاتھ بھی اٹھایا؟ وہ فون کی حالت دیکھ کر ہی خوفزدہ ہو گئی۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ہمارے ساتھ چلو، ایک گہری سانس بھر کر رحمہ یکدم فیصلہ کن انداز میں بولی۔ اس سے کیا ہوگا؟ واپس تو یہی آنا ہے۔ اس نے سر جھٹکا۔ مت آنا۔ وہ پوری طرح سنجیدہ تھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ سمجھ نہیں پائی۔ یہی کہہ رہی ہوں جو تم سن رہی ہو۔ اسے تم پر یقین ہی نہیں ہے تو؟
ہر قسم کے انسان کے ساتھ گزارا ہو جاتا ہے، مگر شکی انسان کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل ہے بریرہ۔ اگر آج امی ہوتی تو کیا وہ بھی یہی کہتی؟ اسے سوال کیا۔ مطلب؟ رحمہ ٹٹکی۔ مائیں بیٹیوں سے یہی کہتی ہیں نا، صبر و برداشت سے کام لو، جیسے بھی حالات ہوں گزارا کرو، ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں کہتی ہوں گی، مگر ان لڑکیوں کے شوہر ان پر اس طرح شک کر کے ان کی زندگی عذاب نہیں بناتے ہوں گے۔ اور بپھر کر کہتے ہوئے رحمہ نے لمحاتی توقف کیا، اور میں اپنی بیٹی سے یہ نہیں کہوں گی۔ تم نہیں جانتی، اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی۔ ٹھیک ہے تو کیا کرو گی؟ یہیں رہ کر نفسیاتی مریض بن جاؤ گی؟ دماغ کام کرنا ہی بند کر دے گا، بلکہ مجھے تو لگ رہا ہے بند کر چکا۔ رحمہ غصے سے بڑبڑائی تھی۔ میرے لیے دونوں طرف مشکل ہے، چاہے یہاں رہوں چاہے وہاں آؤں۔ اس کی نظریں اپنے ٹوٹے پھوٹے ناخنوں پر تھیں۔ رحمہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اچھا پھر کچھ دنوں کے لیے چلو، ذہن بدلو، ماحول بدلو۔ چلی چلتی اگر تم طاہا کے ساتھ نہ آئی ہوتی۔ تمہارا دماغ خراب ہے، رحمہ نے اسے گھورا۔ تمہیں تو پتا بھی نہیں تھا کہ طاہا میرے ساتھ آ رہا ہے، وہ اس کے لیے تمہیں کیسے قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں؟ اس کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ آئی۔ ساتھ جانے کی صورت میں ضرور ٹھہرائے گا، مجھے اس سے بات کرنے دو۔ نہیں مت کرنا، اس نے ایک دم ہول کر کہا۔ مرو مت، میں بس تمہارے ساتھ جانے کی بات کروں گی اور آرام سے کروں گی۔ اس کا خوف محسوس کر کے رحمہ کو اپنا غصہ ضبط کرنا ہی پڑا۔ وہ مزید کچھ نہیں کہہ پائی۔ اسے پتا نہیں چل سکا تھا کہ طاہا کو دیکھ کے محب کا پہلا رد عمل کیا تھا، کیونکہ اس وقت وہ گھر پر نہیں تھا۔ بریرہ نے بھی سلام سے زیادہ طاہا سے کوئی بات نہیں کی، مگر اس سارے وقت میں یہ بے چینی اس پر آسیب کی طرح حاوی رہی تھی کہ محب کیا سوچے گا، کیا کہے گا۔ یہ بھی شکر تھا وہ اس دن کافی لیٹ گھر آیا، تب وہ لنچ کر کے بس جانے کی تیاری میں تھے۔ وہ کمرے میں کسی کام سے آیا تھا جب رحمہ نے بریرہ کے ساتھ جانے کی بات کی۔ وہ ٹھٹکا، ذرا سا مسکرایا، پھر بریرہ کی سمت دیکھا۔ وہ گویا سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر بریرہ جانا چاہے تو اتنی دور سے بہن اور کزن اسے لینے آئے ہیں، میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا؟ کہتے ہوئے اس کی گہری آنکھوں میں جو کیفیت تھی وہ اس کے لفظوں سے زیادہ طاقتور تھی۔ اس کے نکلتے ہی رحمہ نے اس کی طرف رخ موڑا۔ تم نے سنا انہوں نے کیا کہا؟ ہاں سن لیا، تم جلدی کرو، تھوڑی دیر اور ہوئی تو گھر پہنچتے پہنچتے رات ہو جائے گی۔ بریرہ اس کا بازو تھپ تھپا کر وارڈروب سے اس کی چادر نکالنے لگی۔ تم نہیں آ رہی؟ رحمہ اس کے تیور سمجھ کر دھیمی پڑ گئی۔ نہیں، اس نے قطعیت سے یک لفظی جواب دیا تھا۔ کبھی کبھی جس چیز کو پانے کی سب سے زیادہ خواہش کی ہو وہ مل بھی جائے تو دعا کی قبولیت پر یقین نہیں آتا، لگتا ہے جیسے یہ کوئی غلطی ہو، وقت کی، حالات کی یا پھر خود ہماری۔ دونوں بازو سر کے پیچھے رکھے سمیر کے سامنے والی کرسی پر براجمان وہ خود کلامی کے انداز میں گویا تھا۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس کی آنکھوں میں ٹھہرا اضطراب سمیر کی زیرک نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکا تھا۔ اس دن بریرہ کے منع کرنے کے باوجود وہ اس کے لیے نیا موبائل لینے شہر آیا تھا، پھر اسے سمیر سے ملنے کا خیال بھی آیا۔ اس وقت لنچ بریک تھا جب وہ آفس سے اٹھ کر اس کے ساتھ اس ریسٹورنٹ میں چلا آیا تھا۔ اس سے ملنے کی ایک وجہ اس کی حد سے بڑی ذہنی پراگندگی بھی تھی۔ وہ اس کے بچپن کا دوست تھا اور ہر ایسے وقت میں اس کی سننے والا، اس کا ہمدرد اور غمگسار ساتھی بھی۔ بریرہ کی خواہش غلطی تھی یا پھر اسے پانا؟ وہ سمیر تھا، سمجھ گیا تھا اس بات کے ٹانڈے کہاں جا کر مل رہے ہیں۔ تم تو اسے بچپن سے جانتے ہو نا، کافی آنا جانا رہا ہوگا ان کے گھر۔ وہ یہ سوال اسے نظریں ملائے بغیر کر رہا تھا۔ سمیر کی آنکھوں میں ایک پل کو استجاب ابھرا، پھر کندھے چٹکتے ہوئے بولا، ہاں جانتا ہوں، مگر میں کوئی اس کی سہیلی نہیں تھا، مطلب جیسے نارمل کزنز ہوتے ہیں ویسے ہم بھی تھے ہیں۔ اس نے خود ہی اپنی تصحیح کی، پھر چپتے ہوئے لہجے میں کہا، تم یہ اب کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ تو پہلے پوچھے جانے والے سوالات ہیں۔ میں بس، اس سے کوئی بات نہ بن پائی تو لمحے بھر کو چپ ہوا۔ میں بس یوں ہی پوچھ رہا تھا۔ نہیں، تم یوں ہی نہیں پوچھ رہے تھے، مجھے بتاؤ محب، مسئلہ کیا ہے؟ سمیر سیدھا ہو بیٹھا، لہجے میں بھرپور سنجیدگی لیے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ شادی بریرہ کی مرضی کے خلاف ہوئی ہو؟ اس نے رک رک کر پوچھا۔ نہیں،
یہ نہیں ہو سکتا۔ سمیر نے یہ سنتے ہی شدت سے اس کی نفی کی۔ محب کے سینے میں دبی ہوئی سانس خارج ہوئی۔ میرے ماموں کوئی جاہل قسم کے پرانے خیالات والے انسان نہیں ہیں کہ بیٹیوں کو بھیڑ بکری کی طرح کان سے پکڑ کر کسی کے بھی حوالے کر دیں۔ کیا بریرہ نے تم سے کچھ کہا؟ وہ سوال کر رہا تھا۔ نہیں۔ محب کا دل یکایک انجانی سی بے چینی سے بھر گیا۔ یہ کیا کر رہا تھا وہ؟ ایک دوسرے مرد کے سامنے اپنے دل کی الجھنیں تو ٹھیک، مگر اپنی ہی بیوی کو یوں موضوع گفتگو بنانا؟ سمیر اس کا دوست اور ہمراز تھا، لیکن بریرہ؟ شک نے اس کے حواس پر اس قدر غلبہ پا لیا تھا کہ وہ یہ بھی بھول بیٹھا کہ وہ کس کے سامنے کیا کر رہا ہے۔ چلنا چاہیے، کافی دیر ہو گئی ہے۔ وہ ایک دم سے اپنی کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سن! سمیر نے ٹیبل پر رکھے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گویا اسے روکا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ بے شک میں نہیں جانتا اس رشتے کے حوالے سے بریرہ کے دل میں کیا تھا، مگر میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ اسے پانے کے لیے تو نے کیا کیا پاپڑ پیلے ہیں، اور تو اس سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اگر اسے کوئی مسئلہ ہے بھی تجھ سے، تیرے گھر سے یا گاؤں میں رہنے سے، تو وہ مسئلہ تو حل کرے گا۔ اسے خوش رکھنا تیری ذمہ داری ہے۔ اس کے دل میں اپنے لیے پیار جگانا تیرا کام ہے۔ شادی ایک ذمہ داری ہے اور پیار اس سے بڑی ذمہ داری، اور تو نے دونوں ایک ساتھ اپنے کندھوں پہ لی ہیں۔ تو اب مرد بن اور اسے ٹھیک سے نبھا۔ بات ختم کرتے ہوئے سمیر نے اس کے ہاتھ پر تھپکی دی۔ جا اب، بھابھی انتظار کر رہی ہوگی۔ آنکھوں میں عجیب سی کیفیت لیے اس کی بات سنتے ہوئے اس کے آخری جملے پر محب کے ہونٹوں پر پہلی بار دن بھر کی تھکن سے آزاد مسکراہٹ آئی تھی۔ سر ہلا کر اسے خدا حافظ کہتے ہوئے وہ وہاں سے نکل آیا۔ سمیر سے کی گئی وہ مختصر مگر بامعنی ملاقات جیسے اس کے اندر کا شور کم کر گئی تھی۔ اگرچہ وہ پورے معاملے سے باخبر نہیں تھا، پھر بھی اس کی حالت سمجھ گیا تھا۔ سچ ہے، مخلص دوست کسی بیش بہا خزانے سے کم نہیں ہوتے۔ گھر آتے ہوئے ڈرائیونگ کے دوران اس کا ذہن مسلسل مصروف رہا۔ سمیر کی باتوں نے اسے ایک نئی روشنی میں اپنا جائزہ لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ ٹھیک ہی کہتا ہے سمیر، محبت کا دعوے دار تو میں ہوں۔ بریرہ تو شاید اس شادی سے پہلے مجھے جانتی بھی نہ ہو، اور اگر میں نے اسے اپنی دنیا میں شامل کیا ہے تو اس کے دل تک پہنچنے کی راہ بھی مجھے ہی ڈھونڈنی ہوگی۔ شادی سے پہلے وہ جس کسی کی بھی زندگی کا حصہ رہی ہو، اب وہ صرف میری ہے۔ اس نے لب بھیجتے ہوئے جیسے خود سے وعدہ کیا، اور میں اسے اتنی آسانی سے کھونے والوں میں سے نہیں ہوں۔ گھر پہنچتے پہنچتے اس نے دل میں کئی خوشگوار امیدیں بن لی تھیں، کئی نئے ارادے، کئی مصمم عہد۔ اس کا ارادہ سیدھا اپنے کمرے میں جانے کا تھا، مگر بھائی کا پیغام ملا تو موبائل والا شاپر ریشما کے حوالے کر کے قدم ڈرائنگ روم کی طرف موڑنے پڑے، اور ان کے ساتھ بیٹھے شخص پر نظر پڑتے ہی اس کے اعصاب پر بجلی سی گری۔ تاہا مسکراتے ہوئے خود ہی اٹھ کر اس کی سمت بڑھا تھا۔ خالی الذہنی کی کیفیت اتنی شدید تھی کہ اسے خود کو سنبھالنے میں کئی لمحے لگ گئے۔ رحمہ کہہ رہی تھی وہ بریرہ کو سرپرائز دے گی، مگر یہاں تو آپ بھی سرپرائز لگ رہے ہیں، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ بدقت مسکرایا۔ رحمہ نے واقعی بریرہ سے زیادہ اسے سرپرائز کیا تھا۔ وہاں بیٹھنا، تاہا کو کمپنی دینا، آخر وہ اس کا سسرالی رشتہ دار تھا، اس کی باتیں سننا، حسب المقدور گفتگو میں شامل ہونا اس کے لیے ایک آزمائش بن گیا تھا۔ وہ یہاں کیوں ہے؟ رحمہ کسی اور کے ساتھ بھی تو آ سکتی تھی، تاہا ہی کیوں؟ وہ کوئی اس کا اکلوتا کزن تو نہیں، مگر شاید بریرہ کا ہے۔ یہ سوچ تھی اور دل میں اترتی لاتعداد زہریلی سوئیاں، اور پھر جب رحمہ نے بریرہ کے ساتھ جانے کی بات کی، اس نے فوراً بریرہ کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ امید و بیم سے زیادہ اس کی آنکھوں میں اندیشے تھے، خوف تھا، مگر وہ کچھ اور ہی سمجھا۔ ابھی تاہا اسے لینے آیا ہے، وہ ساتھ جائیں گے، وہ ساتھ ہوں گے اس سفر میں بھی، شاید گھر پہنچنے کے بعد بھی۔ یہ خیالات جن کیفیات میں ڈھل کر اس کی آنکھوں تک پہنچی تھی، وہ بریرہ تک بخوبی اس کا پیغام پہنچا گئی تھی، چاہے اس نے زبان سے کچھ بھی کہا ہو۔ شام میں کسی وقت بادل گھرائے تھے اور جل تھل میں برسنے لگا، اور پھر لگاتار برستا ہی رہا۔ بیڈ پر آنے سے پہلے اس نے اپنے کمرے کی عقبی صحن میں کھلنے والی کھڑکی کھول دی تھی۔ ہوا کے تیز جھونکے جب کھڑکی کے پٹ کھڑکھڑاتے، بارش کی بوچھاڑ اندر تک برساتے تو بوندوں کی نمی اس تک بھی آ پہنچتی، مگر اسے برا نہیں لگ رہا تھا۔ آنکھیں موندے سونے کی کوشش کرتے ہوئے
बूंदों की सरगम उसे लोरी की तरह लग रही थी। मुहिब बाहर था, हमेशा की तरह, इस मौसम में भी। वो नीम कुनूदगी में जाने लगी थी जब दरवाजा खुलने की आवाज ने उसे इस कैफियत से निकाला। उसने आंखें खोली लेकिन हिलने की या उसे देखने की कोशिश नहीं की। मुहिब ने दरवाजा बंद किया, फिर आकर खिड़की भी बंद कर दी। हवाओं का शोर थमा था, बारिश की आवाज भी दूर से आती महसूस होने लगी। उसकी तरफ पुश थी मगर मुहिब जानता था वो जाग रही है, और बरीरा ने भी उसका बेड के करीब आना महसूस कर लिया था। तुम आज अपनी बहन के साथ क्यों नहीं गई? उसकी भारी मगर मध्यम आवाज ने इस नरम सुकूत में इर्ताश पैदा किया। बरीरा सीधी नहीं हुई, बस जरा सी गर्दन मोड़कर उसे देखा। वो शायद बारिश में भीगता हुआ आया था। आप चाहते थे मैं जाऊं? वो उसके बालों से फिसलते कतरे कनपटियों में जज्ब होते देख रही थी। नहीं, यकटुक उसे देखते हुए वो बेख्तियार सी कैफियत में बोला। वो चाहे लाख कोशिश करता उससे दूर रहने की, मगर उसकी मकनातीसी कशिश के सामने मुहिब के सारे इरादे रेत की दीवार साबित होते थे। बरीरा ने जवाब देने के बजाय उसे ऐसी नजर से देखा जैसे कह रही हो बस इसीलिए नहीं गई, और फिर से उसकी तरफ से रुख फेर लिया। मुहिब ने बेख्तियार हाथ बढ़ाया। बरीरा को 1000 वोल्ट का झटका लगा। दिल उछल कर हलक में आया। अब बताओ कि भी क्या हुआ है? रात में ऐसा कौन सा मार्का हो गया तुम दोनों के बीच कि एक दिन पहले मेरे साथ आने से इनकारी होकर मुझे अकेले भेज दिया और दूसरे ही दिन फोन करके तुम्हें लेने के लिए किसी सुपरमैन को भेजने की दरख्वास्त की? रहमा का दिमाग वाकई चकराया हुआ था। जब से बरीरा आई थी, रहमा ये बात न जाने कितनी बार पूछ चुकी थी, मगर उसने भी खामोशी अख्तियार की हुई थी। मजाल है हल्का सा इशारा तक दिया हो। उस वक्त भी सोफे पर नीम दराज धीरे से पैर हिलाती, आंखें मूंदे हुए थी। उसकी बात पर आंखें जरा सी खोलकर उसे देखा। बताया तो, कल तुम्हारे साथ ताहा था। आवाज में वही धीमी बेनियाज सी ठंडक थी जो रहमा को मजीद भड़का गई। झूठ, बकवास, वो बात हल हो गई थी। तुम्हारे शौहर ने कह दिया था चली जाओ। आह, एक इस्तेहजाइया हंसी उसके लबों को छू गई। और फिर भी तुम नहीं आई तो कुछ दिन इंतजार कर सकती थी। ये क्या कि एक दिन में ही इरादा बदल लिया? सच बताओ, वो झगड़े ना तुम्हारे साथ? मुझे पहले ही फिक्र हो रही थी वहां से तुम्हारे बगैर आते हुए। रहमा फिक्र तशवीश से पूछ रही थी। उसके चेहरे पर तफक्कुर के साए देखकर उसके दिल से एक आह सी उठी थी। हाँ, उसने बिलाखिर कहा। मैं उसे अपना यकीन नहीं दिला सकती, मेरे अल्फाज बेवकत हैं। उसकी आंखों के किनारे सुर्ख होने लगे, मगर लहजा हमवार था और मेरा वहां दम घुटने लगा था। ओह मेरी बहन! रहमा ने बेख्तियार उठकर बाजू उसके गिर्द डाले थे। उसने दोनों हाथों से आंखें मसली, किसी नादीदा मंजर को मिटाने की कोशिश में। मैं बहक गया था, सोच ही नहीं पाया कि तुम ये नहीं चाहती। वो गंग थी और साकित। उसकी बाकी की रात आंखों में कटी। सुबह होते ही उसने भाभी के फोन से रहमा को कॉल करके किसी को भेजने को कहा, ताहा के अलावा किसी को भी। क्या अजीब बात थी कि वो अब भी ये ध्यान रख रही थी। भाभी इस अचानक फैसले पर हैरान थी। उसने बहाना सोच लिया था जो कि पूरी तरह बहाना था भी नहीं। कल ही रहमा ने उसे बाबा के मौसमी बुखार का बताया था। दोपहर तक काशिफ उसे लेने आ गया था और एक ही घंटे में वो वहां से निकल आई, शायद हमेशा के लिए। रहमा की तफ्तीश का सामना करने के बाद जब उसने किसी तरह उसे मुतमईन किया तो रात के खाने पर उसे बाबा के सवालात का सामना करना पड़ गया। सब ठीक तो है? तुम्हारे ससुराल वाले मुहिब, तुम खुश हो? वो इंतहाई संजीदगी से पूछ रहे थे। उनकी फिक्र की असल वजह उसका आज अचानक आना था, जबकि रहमा कल ही उससे मिलने गई थी। उसका दिल पहले ही बोझल था और बाबा का सवाल गोया जख्म पर नमक बनकर गिरा। जी बाबा, पानी के घूंट से बमुश्किल निवाला निकलते हुए उसने धीमे लहजे में जवाब दिया था। आप ये सवाल पूछ ही क्यों रहे हैं? मैं नाखुश हूँ तो क्या ये बात आपको बता सकती हूँ? उसकी आंखों में रेत चुभने लगी। मैं जानता हूँ तुम एक बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल में गई हो। तुम्हारा रिश्ता यहाँ करते हुए मुझे तुम्हारी समझदारी पर इतना भरोसा था कि मैंने सोचा तुम वहाँ आसानी से एडजस्ट कर लोगी। मैं गलत हो सकता हूँ, और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे जानना है। मैं उन लोगों में से नहीं जो बेटी को रुखसत करके समझते हैं। हर जिम्मेदारी से बरी जिम्मा हो गए। अगर तुम्हारी जिंदगी का फैसला मैंने किया है तो मैं ये यकीनी बनाऊंगा कि वो फैसला दुरुस्त साबित हो। वो कह रहे थे।
प्लीज बरीरा, कंट्रोल। बेचैनी से अपनी कुर्सी पर पहलू बदलते हुए रहमा उसकी भीगती पलकें देख सकती थी। मैं ठीक हूँ बाबा, खुश भी हूँ। कोई मसला हुआ तो आपको जरूर बताऊंगी, बेफिक्र रहें। आपका फैसला गलत नहीं, शायद मेरा ही नसीब खराब है। आखिरी जुमला वो बाआवाज़ बुलंद कहने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। तुम बाबा को बता देती, अगर तुम्हारा वापस जाने का इरादा नहीं। उन्हें पता होना चाहिए, ये छुपाए जाने वाली बात नहीं। बाद में रहमा उससे कह रही थी, बता दूंगी मगर अभी नहीं, इतनी जल्दी ना मैं तैयार हूँ ना वो सुन पाएंगे। उसने कहा था। दिल में दर्द की एक लहर उठी। तो सब खत्म हो गया, मैं उसे छोड़ दूंगी और भूल जाऊंगी कि मैं किसी मुहिब अली की जौजियत में आई थी। आह, क्या मैं वाकई भूल जाऊंगी? ये ख्याल ही किसी नेज़े की तरह इस दिल को दो लख्त कर गया। उस दिन घर आकर उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ था, किसी खालीपन का, किसी फीकेपन का। कुछ देर बाद भाभी ने आकर उसकी वजह भी बता दी। उसका दिमाग भग से उड़ा था। कई लम्हे गुजर गए थे उसे इस खबर को समझने में। हाँ, मुझे लगा ही था वो तुझसे पूछ के नहीं जा रही। भाभी ने उसके चेहरे से ही भांप लिया। पहली बार ऐसा हुआ था कि वो अपने अंदरूनी जज्बात चेहरे पर आने से नहीं रोक पाया। झटका ही इतना शदीद था। कोई झगड़ा हुआ है, वो कह रही थी। उसके बाबा की तबीयत नहीं ठीक, मगर मुझे शक पड़ गया था। वो पूछ रही थी। नहीं, उन्हें बदिक्कत जवाब देकर वो अपने कमरे में आया था। वो ऐसे कैसे जा सकती है इस तरह अचानक, बिना बताए? अगर मुझे बताकर जाती तो क्या मैं उसे रोकता? और गई किसके साथ? उसे अचानक ही ख्याल आया कि शौक में वो भाभी से ये पूछ ही नहीं पाया। उसने मोबाइल निकालकर बरीरा का नंबर देखा। ये नंबर भी बेकार ही था, दराज में पड़े उसके टूटे फूटे मोबाइल की तरह। अचानक ही किसी ख्याल के तहत उसने दराज खोली और गहरी सांस भर कर रह गया। वो उसे यहीं छोड़ गई थी। नया मोबाइल तो उसने कभी खोल कर भी नहीं देखा था। वो भी कुछ कम जिद्दी नहीं थी। उसने रहमा को कॉल करने का सोचा, मगर फिर अपना ये ख्याल रद्द कर दिया। वो उससे क्या बात करता, जबकि उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि बरीरा ने उसे क्या बताया होगा। बरीरा के उठाए इस कदम ने उसे अजीब ही बेबसी से दो चार कर दिया था। काफी देर की जहनी कशमकश के बाद वो बरीरा का फोन उठाकर घर से निकल आया था। शाम अपने पर फैला चुकी थी, मगर उसे ज्यादा दूर नहीं जाना था। 5 मिनट की वॉक के बाद वो फिरोज की दुकान पर था। ये जागना शब को दिन में सोना, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? रहमा ने आते के साथ ही खिड़कियों के पर्दे हटाए थे। सूरज की रोशनी बराह रास्त उसकी आंखों पर पड़ी तो उसने बेख्तियार आंखों पर बाजू रख लिया। उठ भी जाओ, कितना सोगी? वहां भी इतना ही लेट उठती थी क्या? क्या टाइम हो रहा है? उसने रोशनी की तरफ से करवट बदली। 10 बज रहे हैं, बताते हुए रहमा थम से उसके करीब बैठी। मुझे नींद नहीं आ रही थी रात को, फजर के बाद सोई। उसने अपनी सुर्ख मुतवरम आंखें खोलकर उसे देखा। जानती हूँ। रहमा ने बगौर उसका तमतमाता चेहरा देखा। उसे आए न जाने कितने दिन हो गए थे, मगर जब से आई थी तब से रात के किसी भी पहर रहमा की आंख खुलती तो बरीरा को जागता हुआ ही पाती। नाश्ता मेरे हाथ का करोगी या खुद बनाओगी? नाश्ता नहीं, सिर्फ चाय। उसने बाल समेटे। दिल नहीं चाह रहा या एहतजाजन नहीं करोगी? रहमा ने बज़ाहिर संजीदा लहजे में पूछा। वो हंस पड़ी। मेरे ख्याल में दोनों बातें एक ही हैं। दिल एहतजाजन नहीं चाह रहा। बरीरा, मेरी बात सुनो। लोगों की बातों के खौफ से तुम ऐसे टॉक्सिक रिश्ते में नहीं रह सकती। तुम्हारा ज़हनी सुकून अहम है हर चीज से ज्यादा। रहमा का बस नहीं चल रहा था कैसे उसकी तकलीफ खुद पर ले ले। जब से वो आई थी उसकी भूख, प्यास, नींद, हंसना बोलना सब खत्म हो गया था। अब रहमा को लग रहा था उसका यहाँ आना भी बेकार ही रहा, क्योंकि वो जहनी तौर पर अब भी वहीं थी। उन्हीं मनफी और तकलीफ दे सोचों के जेर असर, लोगों की बातों का खौफ अलग उसे कतरा कतरा खुला रहा था। और जो लोग उसे जानते हैं, उसके घर वाले, खानदान वाले, वो कभी मेरा यकीन नहीं करेंगे। वो उनके साथ वैसा बिल्कुल नहीं रहमा जैसा वो मेरे साथ है। उसने जैसे रहमा की बात सुनी ही नहीं थी। तुम्हें लोगों के यकीन की पड़ी है बरीरा? भाड़ में जाएं लोग। तुम्हारे लोग हम हैं, मैं और बाबा, और हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे तुम जो भी फैसला करो। बरीरा ने घुटनों में सर देते हुए उसे चेहरा छुपाया। दुख और तासुफ से उसे देखते हुए रहमा के लबों पर कोई बात आकर रुकी। बरीरा, उसने हिचकिचाते हुए उसे पुकारा। क्या
क्या तुम उनसे प्यार करने लगी हो? उसने सर नहीं उठाया, ना कोई जवाब दिया, मगर रहमा ने उसका वजूद लरसते महसूस किया। वो रो रही थी। रहमा को अपना जवाब मिल गया। समीर ने उसे कॉल की थी। वो उसे मामूल की फोन कॉल समझता अगर वो उसकी आवाज सुनते ही शुरू ना हो जाता। ओ मुहिब के बच्चे, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? उसका हेलो सुनते ही समीर की तेज बरहम सी आवाज उसके कानों से टकराई। क्या? वो उसी वक्त अपने कमरे में आया था। लाइट्स ऑन करते हुए बेड पर आ बैठा। बरीरा नाराज होकर गई है? समीर ने सवाल नहीं किया था, जैसे उसे झंझोर डाला था। वो उछल ही पड़ा। तुमसे ये किसने कहा? क्या बरीरा ने चची को फोन किया था? वो यही सोच सकता था, मगर समीर ने अगले ही जुमले से उसकी गलतफहमी दूर कर दी। सीमी भाभी ने फोन किया था अम्मी को। उफ, हद करती हैं भाभी भी। लब खींचे हुए वो बेख्तियार भाभी पर झल्ला गया। अम्मी परेशान हैं। मेरी उस दिन तुमसे बात ना हुई होती तो मैं इस बात पर यकीन भी ना करता, मगर उस दिन तुम्हारे तेवर देखकर ही मैं खटक गया था। इसलिए अब अम्मी को कुछ बताने के बजाय मैंने सोचा पहले तुमसे पूछ लूं, वो भी शायद बात करें तुमसे। लेकिन तुम मुझे बताओ मसला क्या हुआ? वो इंतहाई संजीदा लहजे में सवाल कर रहा था। मुहिब चंद लम्हे खामोश रहा। ये बात तुम्हें उससे पूछनी चाहिए। नाराज होकर वो गई है। उसके लहजे में ना चाहते हुए भी तलखी उतरी। वो जाते हुए उसका सुख चैन अपने साथ ले गई थी। हाँ तो क्यों गई? क्यों नाराज हुई? तुमने कुछ तो कहा होगा। समीर ने जिस अंदाज में ये बात की, सर तापा उसे सुलगा कर रख दिया। ओह, तो तुम उसका भाई बनकर मुझसे बात कर रहे हो? कमाल करते हो तुम। ये बात तुम्हारी तरफ से सामने आई है, उसकी तरफ से खामोशी है, और उस दिन तुम मेरे सामने इस बारे में डिस्कस भी कर चुके हो। तो अब मैं तुम ही से पूछूंगा ना यार। समीर को भी उसकी बात बुरी लग गई। उसने एक गहरी सांस ली, कुछ कहने के लिए मुंह खोलना चाहा और फिर सख्ती से लब खींच लिए। नहीं, वो मरकर भी समीर को असल वजह नहीं बता सकता था। मुहिब, उसकी खामोशी पर समीर ने उसे पुकारा। उसने हुंकारे की सूरत जवाब दिया। मुझे लग रहा है बरीरा ने मामू को कुछ नहीं बताया। अगर ऐसा है तो अभी ये बात सिर्फ तुम दोनों के बीच है। हल करो इसे, वरना हम तो हैं ही। मैं और अम्मी जब कहोगे तुम्हारे लिए बात करने जाएंगे। समीर का अंदाज ऐसा था गोया कह रहा हो तुम अकेले नहीं हो। शायद ये मुहिब के उस इल्जाम का असर था। थैंक्स। पहले की बात और थी, लेकिन अब वो मेरी बीवी है और मेरे ख्याल में मैं ये मामला खुद संभाल सकता हूँ। उसे जलती आंखें मसली, अंदर सुलगती तपिश अब पलकों तक आ पहुंची थी। सच में संभाल लोगे? वो न जाने कैसी यकीन दहानी चाह रहा था। हाँ, तुम जानते हो वो मेरे लिए क्या है। उसका लहजा पुरसुकून मगर अटल था। तो तुम्हें मुझ पर यकीन होना चाहिए कि मैं अपने और उसके बीच मामला कभी इस नहज पर नहीं पहुंचाऊंगा कि उसे ठीक करने के लिए किसी तीसरे को बीच में आना पड़े। वाह मेरे शेर, मुझे बस यही सुनना था। तो मैं अम्मी को बोल दूं, वो परेशान ना हो। उन्हें फिक्र लग गई है। इस रिश्ते को करने के जितने जतन उन्होंने किए थे, अब कह रही हैं उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी तुम दोनों के दरमियान इस नौयत के झगड़े होने लगेंगे। उनसे कहें फिक्र करने की जरूरत नहीं, सब ठीक है। वो नरम लहजे में बोला और फिर चंद इधर उधर की बातों के बाद कॉल मुनक़ता कर दी। अपना फोन रखते हुए उसकी नजर साथ पड़े बरीरा के मोबाइल पर गई। उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया। जब से ये रिपेयर हुआ था वो उसे लातादाद बार देख चुका था, हर एक कोना, और उसे कुछ नहीं मिला। न व्हाट्सएप चैट, न फोन मैसेजेस, न कॉल हिस्ट्री, कुछ नहीं। वही पहली और आखिरी कॉल थी जो उस रात उसकी मौजूदगी में आई थी, और वो 2 मैसेजेस जो उसने तब नहीं देखे थे मगर अब देख लिए थे, और उनमें कुछ खास नहीं था। पहले मैसेज में इट्स मी ताहा और दूसरे में कॉल उठाओ बरीरा। इन पैगामात से साफ जाहिर था कि कॉल ना उठाने पर ताहा अपना नाम बता रहा था, ये सोच के कि बरीरा के पास उसका नंबर सेव नहीं। मुहिब ये भी नहीं कह सकता था कि बरीरा ने सब डिलीट किया होगा, क्योंकि जिस वक्त वो कमरे में आया बरीरा को इल्म ही नहीं था कि वो आएगा और उसका मोबाइल चेक करेगा, जो वो इस तरह की पेशबंदी करती, और ना ही बाद में उसे ये मौका मिला क्योंकि स्क्रीन टूट चुकी थी। अगर कोई कॉल रिसीव तक नहीं हो रही थी तो चैट हिस्ट्री या कॉल हिस्ट्री डिलीट कैसे होती? तो क्या वो सिर्फ जरा सी राय थी जिसका उसने पहाड़ बना डाला था? और थी भी किसकी तरफ से? ताहा की तरफ से।
बरीरा की तरफ से नहीं। एक तो पहले ही बरीरा के इस तरह जाने से उसका हर पल कांटों पर पसर हो रहा था। उस पर दिल और जमीर के कचोके लगाते मुसलसल ये सवाल। अब सिर्फ वो चाहिए थी, बरीरा। खामोशी के शोर में, तन्हाई के बीच, हर चीज से बढ़कर, हर दलील से बुलंद। उस दिन खाला चली आई, साथ ही खुशखबरी भी लाई थी। रहमा तो सुनते ही पुरजोश हुई। सच में खाला, कौन है वो लड़की? क्या हम उसे जानते हैं? उनके पैरों के पास बैठते हुए उसने पुरजोश लहजे में पूछा था। मसूद के एक बहुत देरीना दोस्त हैं, उनकी बेटी है। बहुत ही प्यारी और सुलझी हुई बच्ची है। सच कहूँ तो बहुत दिनों बाद मुझे किसी लड़की को देखकर ऐसा प्यार आया। खाला मुस्कुराते हुए तफसील बता रही थी। बरीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। ताहा क्या कहता है? एक गहरी सांस भरते हुए वो एकदम संजीदा हुई। वो पसोपेश से काम ले रहा है। एतराज यही है कि इतनी जल्दी शादी नहीं करनी, मगर मैं और इंतजार नहीं कर सकती। फैसल की बार सोचा था बहू आएगी तो घर उसके हवाले करके सुख का सांस लूंगी। वो खुद तो क्या आती, फैसल को ही रुखसत करा के ले गई। ताहा के लिए कुछ और सोचा था। खैर, नसीब की बात। ये लड़की भी अच्छी है, मेरा दिल कहता है। और फिर इस बार मैंने उम्मीदें भी कम कर ली हैं। घर की क्या, सिर्फ ताहा की जिम्मेदारी उठा ले तो बड़ी बात है। इंशाल्लाह ये लड़की वैसी ही होगी जैसी आपने उम्मीद की है। अगर आपका दिल मुतमईन है तो समझें सब अच्छा होगा। बरीरा ने उन्हें तसल्ली दी। चलो, इसी खुशी में मैं चाय के साथ कुछ मीठा बना के लाती हूँ। रहमा चहकते हुए उठी थी। उसके जाते ही खाला ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें यहाँ आए कितने दिन हुए? वो चौंकी। 1.5 हफ्ता शायद। वो वाकई दिनों की गिनती भूल चुकी थी। कोई झगड़ा तो नहीं हुआ ना? नाराज होके तो नहीं आई? वो बगौर उसका चेहरा देख रही थी। मांद पड़ती रंगत, आंखों में अजीब सा खालीपन। नहीं खाला, कोई झगड़ा नहीं हुआ। वो लम्हा भर को घबराई जरूर, मगर लहजा नॉर्मल ही रखा। क्या क्या किसी ने कुछ कहा है? उसके अंदाज में झिझक उतर आई। वो एक लम्हे को चुप रही, फिर कहा, इशरत कह रही थी बरीरा शायद नाराज होकर आई है। उन्होंने बड़ी मामी का नाम लिया। उनसे ये बात किसने कही? उसे हैरत भी हुई और गुस्सा भी आया। तुम जानती तो हो, ऐसी खबरें वो खुद से बना के खानदान भर में नशर कर देती है। कह रही थी 10 दिन पहले फोन किया था, तब भी बरीरा यही थी, और अब 1 दिन पहले किया, तब भी। लोग कान लगाए बैठे होते हैं, बस जरा सा मौका मिले और वो चटखारे ले सकें। ऐसी कोई बात नहीं खाला, मैं बस कुछ दिन रहना चाहती थी। उसे खाला की आंखों में नहीं देखा ये बात करते हुए। मुबादा वो उसकी चोरी पकड़ लें। मगर इतने दिन क्यों? उन्होंने हैरत से सवाल किया। तुम्हारी नई नई शादी हुई है बरीरा, इतने दिन यहाँ रहोगी तो तुम्हारा ससुराल में दिल कैसे लगेगा? फिर जितने मुख्तलिफ माहौल में गई हो, तुम्हें तो ज्यादा कोशिश करनी होगी। और अगर कोई और बात है, कोई मसला है, तब भी तुम मुझे बता सकती हो। मैं तुम्हें नसीहत कर सकती हूँ, जैसे तुम्हारी माँ करती। वैसे तो मुझे यकीन है तुम इतनी समझदार हो कि छोटी छोटी बातों पर, बल्कि चाहे बड़ी भी बात हो, इतना बड़ा नहीं बनाओगी कि अपना घर खराब कर लो। वो कह रही थी। वो जिस जहनी और जज्बाती टूट फूट का शिकार होकर वहां से निकली थी, उसके बाद तो ये मुमकिन ही नहीं था कि वो उसे फोन करती। मगर मुहिब ने भी उसे एक फोन तो क्या, मैसेज तक नहीं किया था। भाभी ने अलबत्ता फोन किया था एक बार, और उन्हें ये बताने में उसे कोई हर्ज महसूस नहीं हुआ कि वो मुहिब से झगड़ कर आई है। मुहिब की तरफ से मुकम्मल खामोशी थी। अब उसे कोई खुशफहमी थी भी नहीं। अब वो उसकी जानिब से हतमी फैसले की मुंतजिर थी। खेतों की सरसब्ज कतारें, मिट्टी से उड़ती भीनी खुशबू और दरख्तों के साए सब पीछे रह गए थे। उसकी गाड़ी अब मरकजी शाहराह पर थी। उसी पल आसमान ने जैसे पलक झपकी और पहली बूंद विंड स्क्रीन पर फिसल गई। मुहिब ने सर जरा झुकाकर विंड स्क्रीन के पार आसमान की तरफ देखा। खामोश, ढका हुआ, थोड़ा बोझल, कुछ उसके दिल जैसा। उसने एक्सीलेटर पर पैर रखा और गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली। विंड स्क्रीन पर बूंदों की नरम मौसीकी बजने लगी थी, ठहर ठहर कर, दिल की धड़कनों से हम आहंग होती। ये मौसम, ये रास्ता, शायद इस लम्हे से बढ़कर कुछ भी रोमांवी न होता अगर कोई हम सफर होता। मगर वो अकेला था और इसीलिए उसने मौसम को महसूस करने के बजाय
रास्ता नापने पर ध्यान दिया। वो इस उधेड़बुन में भी था कि उसे देखकर बरीरा का रद्द-ए-अमल क्या होगा। क्या रहमा उसे उसके फोन के मुतालिक बता चुकी होगी? उसने रहमा को फोन किया था और रहमा ने ये कहकर उसके मुंह पर फोन बंद कर दिया कि जब तक आप अपनी आंखों से शक की पट्टी नहीं उतारेंगे, अपने इल्जामात वापस नहीं लेंगे और मेरी बहन से माफी नहीं मांगेंगे, मैं आपकी उससे बात नहीं करवाऊंगी। रहमा की ये मंतक उसकी समझ में नहीं आई थी। वैसे भी ये एक सच्चाई उसके तमाम शुकूक व शुबहात, गलत फहमियों और बदगुमानियों पर भारी पड़ गई थी कि वो बरीरा के बगैर नहीं रह सकता था। वो गहरी नींद में थी जब किसी गैर मरई इस्तराब ने अलार्म की तरह उसके ख्वाबीदा हवास को झंझोड़ दिया। गर्दन और रुखसात पर किसी आशना लम्स की मधम सी सरसराहट ने उसके जिस्म जां में जैसे बिजली दौड़ा दी और वो तड़प कर आंखें खोलने पर मजबूर हुई। सामने एक साया इस्तादा था। कमरे में पर्दों और बादलों की ओट से नीम अंधेरा छाया हुआ था। उसकी पुश्त खिड़की की तरफ थी। उसके बावजूद बरीरा को उसे पहचानने में एक लम्हा भी नहीं लगा और वो आंखें फाड़े उसे देखते हुए खुद को यकीन दिला रही थी कि वो ख्वाब है, हकीकत नहीं। मगर अगले ही पल उसकी भारी आवाज ने उसे इस गलत फहमी से बाहर खींच निकाला। मुकम्मल हकीकत की दुनिया में मेरी रातों की नींदें हराम हैं और तुम दोपहरें भी सोकर गुजार रही हो। वो लाइट्स ऑन करके उसके सामने आ बैठा। घर चले? वो कितने दिनों बाद उसे देख रहा था कि अब आंखें उसके चेहरे से हटने से इनकारी हो गई थीं। कच्ची नींद से आंखों में बिखरे डोरे और लौ देता चेहरा। वो खाली और खोई हुई नजरों से उसे देखने लगी। नींद पूरी तरह काफूर नहीं हुई थी। तुम अभी तक नींद में हो क्या? मुहिब ने दोनों हाथों में उसका चेहरा थामा। जाग जाओ। जाग गई हूँ। उसने पलकें झपकते हुए उसके हाथ हटाने की कोशिश की। तो बताओ मैंने क्या कहा? मुहिब ने उसकी कठोरा आंखों में देखा। मैं नहीं जाऊंगी, वो चटके हुए लहजे में बोल उठी। उसने बेख्तियार एक गहरी सांस ली। वो पहले से जानता था कि यह आसान नहीं होगा। जाना तो पड़ेगा। क्यों? आपका शक दूर हो गया? ये भी तो हो सकता है ना कि मैं यहाँ आके ताहा से मुलाकातें कर रही हूँ। इस्तेहज़ाइया अंदाज में कहती उसके लहजे में अजीब सी काट थी। बकवास मत करो। वो नागवारी से उसे टोक गया। ये बकवास नहीं, वही ख्यालात हैं जो मेरे यहाँ आने पर शायद आपके दिल में गूंजते रहे। मैं तो बस उन्हें आवाज दे रही हूँ। वो आज खौफसदा नहीं बरहम थी, बेखौफ और तल्ख। मेरे ऐसे ख्यालात कभी नहीं रहे। उसने सर हिलाया। मैं जेलस और इनसिक्योर था, मगर मैंने इस तरह से कभी नहीं सोचा। आप इनसिक्योर क्यों थे? मैं आपकी बीवी थी, गर्लफ्रेंड नहीं। हैरानी से पूछते हुए उसकी आवाज नम हुई। वो चंद लम्हे तसब्सब में रहा, फिर बोला, तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगी। शुरू से बताता हूँ। तुम्हारी तरफ से ये शादी भले ही अरेंज मैरिज हो, मेरी तरफ से लव मैरिज थी। बरीरा साकित हुई। आंखों में बेयकीनी की लहरें मौजसन हुई। मैंने ही चची से कहा था अपना मुकदमा लड़ने को। मैंने ही उनसे कहा था चाहे जैसे भी हो वो ये रिश्ता करवाएं। चाहो तो उनसे तस्दीक कर सकती हो। मुहिब ने उसकी हक्का बक्का सूरत पर नजर डाली। शादी की रात तुम्हारी बातें सुनकर मेरे दिल में कोई शक नहीं आया था। मेरे हिसाब से भी तब वो कमरा तुम्हारे शाया निशान नहीं था। उस वक्त तक मुझे यही लग रहा था कि तुम्हारा गुस्सा इसी बात पर है। मगर फिर जब मैं ताहा से मिला और उसने वो बात की, मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं उल्टी खोपड़ी का हो सकता हूँ। हाँ, तुम उसे मेरा एहसास कमतरी भी कह सकती हो, मेरी इनसिक्योरिटी कि वो तुम्हारे लिए हर लिहाज से मौजूद था। उसके बावजूद तुम्हारी शादी मुझसे हुई, तो यकीनन इस शादी में तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं रही होगी। और उसके बाद मैं तुम्हारी हर बात, हर अंदाज को एक नए जाविये से देखने लगा, शक वाले जाविये से। बरीरा धीरे से बड़बड़ाई। वो हैरत के इब्तिदाई झटके से संभल गई थी। सोचो तो मैं इसमें इतना कसूरवार भी नहीं। वो तुम्हारा कजन था, तुम साथ पले बढ़े, तुम्हारे बीच दोस्ती थी, और मैं ठहरा बिल्कुल बाहर का बंदा, सीधा सादा देहाती पेंडू। बरीरा की रंगत मुतगैर हुई इस बात पर। उसने बात जारी रखी। फिर चची ने भी इस बात की तस्दीक की कि तुम्हारी खाला तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती थी। मुझे तो यही लगा ना कि मैं तुम दोनों के बीच में आ गया हूँ। तो आप मेरी बात का यकीन कर सकते थे। मैं कितना कहती रही, आपने मेरी एक नहीं सुनी। हम इतने तकियानूसी नहीं हैं, और ना ही मैं इतनी मजबूर और लाचार किस्म की लड़की।
کہ پسند کسی اور کو کرتی اور شادی آپ سے کر لیتی. بابا نے مجھے بٹھا کر پوچھا تھا اور میں نے خود اس رشتے کے لیے اپنی رضامندی دی تھی. اس کے لہجے میں تلخی کھلی. تب بدگمانی کی دھند اتنی گہری تھی کہ مجھے سامنے کی سچائی بھی نظر نہیں آ رہی تھی. وہ دھیمے سے بولا. اب کیسے دکھائی دی؟ بریرہ نے بغور اس کا وجیح چہرہ دیکھا. اب تمہاری دوری نے سارے کسبل نکال دیے، ساری غیر ضروری چیزیں نکال پھینکی. اب کوئی دوسرا خیال نہیں دل و دماغ میں سوائے تمہارے. انگلیوں کی پشت سے اس کے رخسار سہلاتا وہ بوجھل لہجے میں بولا. بریرہ کی آنکھیں جھک گئیں. تم کیوں چلی آئی اس طرح اچانک؟ میں مانتا ہوں میرا رویہ غلط تھا، مگر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی. ہاں، آپ کا رویہ غلط تھا، بہت غلط. میں آپ کا شک، آپ کے تانے برداشت کر رہی تھی، مگر اس رات آپ نے جو بات کی اس نے میرا دل بھی توڑا اور ہمت بھی. میں سمجھ گئی کچھ بھی کر لوں آپ کو اپنا یقین نہیں دلا پاؤں گی. اس وقت میری ذہنی حالت کیا تھی چاہوں بھی تو آپ کو نہیں بتا سکتی. اس کی آنکھیں چھلک اٹھی، لہجہ بھرا گیا. آئی ایم سوری. محب نے بے اختیار اس کے ہاتھ اپنے لبوں سے لگائے. مجھے ایک موقع دو، تمہیں دی گئی ہر تکلیف کا ازالہ کر دوں گا. میرا وعدہ ہے تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تمہیں بھی خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گا. میں پاگل ہوں بریرہ، تم ابھی یہ نہیں جانتی. اس کے آنسو اپنی پوروں میں جذب کرتے اس کی سرمئی آنکھوں میں کئی جذبے تہکے تھے. عشق، تڑپ، التجا، ندامت. وہ چونک سی گئی اس کی بات پر. میں تو اتنی ٹھیٹ ہوں، آپ کے اتنا ذلیل کرنے کے باوجود آپ سے محبت کر بیٹھی. جب محبت دیں گے تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا. ذہن میں ابھری یہ سوچ الفاظ میں نہیں ڈھل پائی تھی. بولو، چلو گی میرے ساتھ؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا سوال کر رہا تھا. وہ خاموشی سے اس کا چہرہ تکنے لگی. ان نیم شب کے دھند میں لپٹی گہری آنکھوں میں وہ اپنے لیے محبت کا ایک خاموش بے کنار سمندر دیکھ رہی تھی. اب کیسے وہ انکار کرتی، کیسے اتنی بڑی نعمت کو ٹھکراتی؟ اس کا سر لاشعوری طور پر اسبات میں ہل گیا. چلو، ابھی رحمہ سے حساب کرنا باقی ہے. وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اٹھا. کیوں؟ میری اپنی بیوی سے بات نہیں کروا رہی تھی، کہہ رہی تھی پہلے معافی مانگو. محب کے لہجے میں شرارت تھی. سچ میں؟ اس کی ہنسی کھنکی تھی. اسی پل باہر کہیں بارش برسنے لگی، جیسے آسمان بھی پاکیزگی سے بھیگی اس صلح پر اپنی مہر لگا رہا ہو. یہ ناول تو پہنچا اپنے اختتام تک. اگر ناول اچھا لگا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. بہت جلد ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.